वैदिक न्यूमरोलॉजी का वेदों से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। अब भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, उन्होंने इस मेथड का उल्लेख किया है। लोग एस्ट्रोलॉजी को यूज करके ट्रेड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक साइंस दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो क्या आपने वो भी ट्राई किया और वो काम करता है क्या? तो अगर आपके पास कोई सक्सेस का फॉर्मूला मिल जाता है कि ये चीज़ तो काम करती ही करती है, उसको आप बहुत लेट निकालते हो। कई मेरे क्लाइंट हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, तो लगभग 84 ईयर्स की जो लेगेसी है उसको मैं आगे ले जाने की करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर में चेंज हो जाएगा, नाम में चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी लाइफ बन जाएगी, डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाएगी आपकी। आप छोटा सा चेंज कर लीजिए। आपके मोबाइल नंबर में जो भी डिजिट है उनका एक सिग्निफिकेंट असर होता है आपके ऊपर। बिजनेस में ये पैसा चाहिए तो ये वाला मोबाइल नंबर ले लिया हमने, अभी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो वाला मोबाइल नंबर ले लो। आपको ऑकल्ट साइंस के बहुत सारी मोडालिटीज़ की समझ है, एक्सपीरियंस भी है। आपका बैंक बैलेंस जितना आपकी किस्मत काम करती है उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है, नंबर्स हमारे ऊपर कितना इफेक्ट करते हैं, पामिस्ट्री का क्या रोल है, वास्तु कैसे किया जाता है, या जो हम टैरो कार्ड या वैदिक कार्ड देखते हैं उसको किस तरीके से हमने देखना है। एक बिगिनर के लिए एक बेसिक, जो आज स्टार्ट कर रहा है, उसको बेसिक नॉलेज चाहिए वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तो वो कैसे गेन करे, कैसे सीखे इसको? लोग बोलते हैं कि 3 जन्म निकल जाते हैं आपके इस विद्या को सीखने में। तो अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती। वेलकम एवरीवन, टुडेज गेस्ट इज़ अ वेरी स्पेशल गेस्ट। हमारे एस्ट्रोलर्न के सबसे प्रिय टीचर, सबसे ज़्यादा फेवरेट टीचर स्टूडेंट्स के मिस्टर विवेक वत्स। आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि इनको जितना एक्सपीरियंस है लास्ट के 25 सालों का न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे सर। थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू कम ऑन द शो। वेलकम सर। थैंक यू अक्षय जी, आपका बुलाने के लिए। और 25 सालों का एक्सपीरियंस तो मेरा है लोगों के साथ काम करने का, जो ये फॉर्चुनेट मैं हूँ कि 3rd जनरेशन है। राइट। तो लगभग 84 ईयर्स की जो लेगेसी है उसको मैं आगे ले जाने की करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1940 में मेरे दादाजी ने शुरू कर दिया था ये, प्रोफेशनली लोगों को टीच करना, कंसल्ट करना शुरू कर दिया था। तो अब उस लेगेसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सर। मैंने देखा है कि जो हमारी जनरेशन है, आप, मैं, बहुत बार फैमिलीज़ में जो फादर का प्रोफेशन होता है, पापा का प्रोफेशन होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का प्रोफेशन होता है, उससे अलग जाने की भी कोशिश होती है कि नहीं, इनको नहीं समझ है अपने हमारे काम की, हम अलग तरीके से काम करेंगे, हम साइंस की तरफ जाएंगे, हम नंबर्स की तरफ जाएंगे, लॉजिक की तरफ जाएंगे। आई थिंक आपने भी एजुकेशन में यू गॉट इनटू कॉमर्स, देन यू आल्सो गॉट इनटू फाइनेंस, विच इज़ अ वेरी लॉजिकल मॉडर्न डे साइंस। तो और उसको करने के बाद आपने दोबारा डिसाइड किया कि जो प्रोफेशन मेरे पापा का था, मेरे पिताजी का था, फादर का था, ग्रैंडफादर का था, आप उसमें दोबारा आ गए। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? देखिए, कुछ चीज़ें ना कुछ लोगों के अंदर नेचुरली होता है। राइट। नेचुरल टैलेंट होता है, या नेचुरल ज्ञान होता है, या उनकी इंक्लिनेशन होती है। अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं तो मैंने ग्रेजुएशन फ्रॉम खालसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिर मैंने MBA इन फाइनेंस किया है। उसके बाद मेरा खुद का बिजनेस शेयर्स एंड कम्युनिटी में बहुत अच्छा रन किया मैंने। सक्सेसफुली है, अभी भी वो रन कर रहा है, पर वो पार्ट टाइम है। पर उसको बहुत अच्छे से मैंने मतलब अगर मैं मॉनिटरी गेन की बात करूं तो इनिशियली 2-3 ईयर्स के अंदर ही मैं सेटिस्फेक्शन के चरम सीमा पर पहुंच चुका था काम करने के। पर जैसे ही आप प्रोफेशनली सेटिस्फाइड होते हैं पैसे से, मटेरियलिस्टिक सुख से, तो आपके जो अंदर की आवाज़ है ना, वो आपको पुश करती है कि अब आपको क्या करना है। वो आपको उस तरफ लेकर जाते हैं जिस चीज़ के लिए आप बने हैं। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि वो सक्सेस या फाइनेंशियल सक्सेस मुझे थोड़ा जल्दी मिल गया। कई लोगों को नहीं मिल पाता। तो मुझे जैसे ही वो सक्सेस मिला, मैं अपने इंक्लिनेशन की तरफ वापस से जुड़ने लगा कि इस विद्या में हम और क्या कर सकते हैं। मैं पिताजी को देखता हूँ, उनके पास तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, वो कैसे उनकी प्रॉब्लम को समझ के उसको ठीक करते हैं या समझाते हैं, करते कैसे हैं। तो उनके साथ बैठकर भी बहुत ज्ञान मिला। फिर मैंने सोचा कि इसको खुद से शुरू करते हैं। तो 2008 के अंदर, आज से लगभग 16-17 साल हो गए हैं, मैंने अपना एक इंडिविजुअल ऑफिस ओपन कर लिया था। जहाँ पर वो मेरा मतलब वर्किंग प्लेस था। घर पे तो पिताजी का जो मंदिर था वो तो था ही था, पर मेरा अपना एक प्लेस हो गया था। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। फिर बीच में अप डाउन आए, क्योंकि जब आप इस फील्ड में एंटर करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में या न्यूमरोलॉजी की फील्ड में, तो इसमें सीखने को इतना कुछ है और सिखाने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं कि कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही होता है कि आप
डायरेक्शन कौन सा सही है। तो मैंने उसको पॉज किया और फिर अपनी विद्या को बढ़ाने की कोशिश की। और उसके बाद री एंट्री हुई मेरी 2-3 साल बाद, जब मैं कंफर्म हो गया मुझे कि कौन कौन सी विद्याएं कितना काम करती है, एस्ट्रोलॉजी कितना काम करती है, नंबर्स हमारे ऊपर कितना इफेक्ट करते हैं, पामिस्ट्री का क्या रोल है, वास्तु कैसे किया जाता है, या जो हम टैरो कार्ड या वैदिक कार्ड देखते हैं उसको किस तरीके से हमने देखना है। तो अब मुझे इस फील्ड के अंदर इतना अगर मैं बोलूँ डीप एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज ऑफ एवरी साइंस, तो फॉर्चुनेट हूँ कि इस एज में मिल गया है। अदरवाइज लोग बोलते हैं कि 3 जन्म निकल जाते हैं आपके इस विद्या को सीखने में। आपने मेंशन किया कि आप फाइनेंस, MBA इन फाइनेंस किया और आपका स्टॉक्स, कमोडिटीज़ इस सब का बिजनेस था, राइट? क्या वो भी एक रीज़न है न्यूमरोलॉजी की तरफ बेंट का, एस्ट्रोलॉजी की तरफ बेंट का? क्योंकि दोनों का जो बेस है वो नंबर्स है, मैथ्स है, लॉजिक है। तो क्या आपने वही लॉजिक एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में ढूंढा और उसी की तरफ इंटरेस्ट आपका बना? यस, वो था। क्योंकि मैं ना लोगों की बातें सुनता था कि आपने ये नंबर यूज़ कर लिया तो आपके पास पैसे बरसेंगे। हाँ, ये वाली बातें सुनता था मैं। अब मुझे लगा कि मैं तो इस फील्ड में काम कर ही रहा हूँ, तो मैं क्यों ना पैसे बरसाऊँ। जब मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ तो मैं अपने ऊपर क्यों ना अप्लाई करूँ पहले। ठीक है। तो मैंने उन चीज़ों को अप्लाई किया, पर उसके इतने वियर्ड और अजीब से रिजल्ट निकले कि मेरा दिमाग इधर आ गया कि इस चीज़ को डीप में मुझे स्टडी करना ही पड़ेगा। हाँ। अगर मैं गलती से किसी को गलत डायरेक्शन दे दूँ, गलत सजेशन दे दूं, तो उसके रिजल्ट, उसका तो लाइफ ख़राब हो जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वन ऑफ द पेशेंट होते हैं, पर उस पेशेंट के लिए तो उसकी लाइफ एक ही है, राइट? तो अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती है, राइट? तो मैंने उसको अप्लाई किया और मैंने लिटरली बहुत पैसे भी लगाए इसके अंदर अप्लाई करने में, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक्स के अंदर, शेयर्स में एक अगर आप मूव लेते हो, डिसीजन लेते हो, तो उसके क्या खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो पैसा लगाकर इसको सीखा, फिर समझ में आया कि कौन सी विधि है या टेक्निक है जो काम करती है। और क्या आजकल इसका भी ट्रेंड है कि लोग एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ स्पेसिफिक साइंस दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो क्या आपने वो भी ट्राई किया और वो काम करता है क्या? देखिए ना, बहुत बड़ा लूप होल है, प्रॉब्लम है ये। जो लोग स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हैं, राइट, शेयर से पैसा कमाना चाहते हैं, एक स्ट्रेटेजी काम करती है और साथ में उनका एक लक काम करता है। स्ट्रेटेजी के साथ साथ लक भी काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो 100% ठीक हो, पर उसका रिजल्ट, ओरिएंटेशन जो आपने सोचा कि 1 साल में मिलेगा, वो 2 साल में जाके मिलेगा, 3 साल में जाके मिलेगा। ये डिपेंड करेगा अब आपके किस्मत के ऊपर, लक के ऊपर डिपेंड करेगा। अब क्या हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जिससे पैसा हम एस्ट्रोलॉजी से, मतलब शेयर से निकाल सकें? अगर हम ऐसा बना सकते हैं तो आप इमेजिन करो कि कितना पैसा निकल सकता है। क्या कोई लिमिट होगी पैसा निकालने की? और अगर कोई ऐसा जो फॉर्मूला है वो मुझे पता चल जाएगा काम करता है, तो मैं पहले किसको दूंगा? अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, अपने भाई को दूंगा, पड़ोसी को दूंगा, वो भी बहुत स्लो। आपने देखा होगा, आपने भी लाइफ जी है, तो अगर आपके पास कोई सक्सेस का फॉर्मूला मिल जाता है कि ये चीज़ तो काम करती ही करती है, उसको आप बहुत लेट निकालते हो। राइट। कई मेरे क्लाइंट हैं जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, वो बोलते हैं कि हमारी कंसल्टेशंस को आप प्लीज़ इसको कॉन्फिडेंशियल रखें। वैसे तो इसमें फील्ड में रखना ही होता है, पर वो कभी बढ़ चढ़ के बोलते नहीं है कि हमने ये उपाय किया या ऐसा किया या सक्सेस का ये एक शॉर्टकट हो गया। तो मतलब कोई शॉर्टकट एस्ट्रोलॉजी से सॉफ्टवेयर बन जाए और उससे आप ट्रेड कर लो और पैसा निकल जाए, पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। दिस इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। और जो बेच रहे हैं वो सिर्फ बेच रहे हैं आपके लालच के ऊपर, क्योंकि आपको लालच है, आपको पैसा चाहिए, तो आप वो सॉफ्टवेयर खरीदोगे। राइट, सिंपल। राइट। सर, आपने, जब मैं आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद यू, तो आपने ये भी बताया कि जैसे कि यही एग्जांपल जहाँ पे आपने बोला कि लोग बेच रहे हैं क्योंकि लोगों को लालच है कि एक सिंपल सोल्यूशन मिल जाए जिससे मेरा पैसा बन जाए। बिल्कुल। और इसी तरीके से, इसी लाइंस पे बहुत सारे लोग रेमेडीज़ भी बेचते हैं कि ये छोटी सी रेमेडी कर लो, ये छोटा सा चेंज कर लो। आपने मुझे एग्जांपल्स दिए पहले कि मोबाइल नंबर में चेंज हो जाएगा, नाम में चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी लाइफ बन जाएगी, डेस्टिनी पूरी चेंज हो जाएगी आपकी, आप छोटा सा चेंज कर लीजिए। तो आपने बताया कि ये बिल्कुल काम नहीं करता है।
तो इफ़ यू कैन एक्सप्लेन दैट टू व्यूअर्स कि क्यों काम नहीं करता है और लोग क्यों इतना इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है मोबाइल न्यूमरोलॉजी और एक है नेम न्यूमरोलॉजी। राइट। पहले हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी को समझ लेते हैं। राइट। मोबाइल न्यूमरोलॉजी आपका मोबाइल नंबर है। हाँ। और आपके मोबाइल नंबर में जो भी डिजिट हैं उनका एक सिग्निफिकेंट असर होता है आपके ऊपर, पर वो उसी डिपार्टमेंट तक या उसी लाइफ इवेंट तक सीमित है जहाँ पर उसका असर हो रहा है। यानी कि अगर आपने एक मोबाइल नंबर लिया, उसे आप अपने पेटीएम में और बैंक अकाउंट में यूज़ करते हैं, तो उसका असर सीमित हो गया वहीं तक ही। उससे क्या होगा, आपके ट्रांजैक्शंस बेटर हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस जितना आपकी किस्मत काम करती है उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, वैसा ही बढ़ता रहेगा, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर आपने प्रॉब्लमेटिक मोबाइल नंबर ले लिया तो क्या होगा, कभी वो ट्रांजैक्शन में डिले हो जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। इसका प्रॉफिट लॉस से डायरेक्टली लेना देना नहीं है। ठीक है। तो मोबाइल नंबर में चेंज करने से अगर किस्मत बनेगी, लॉजिकली आप सोचिए कि आप कोई भी मोबाइल नंबर कितने टाइम में चेंज कर सकते हैं। हाँ। तो आपके पास तो अपनी किस्मत चेंज करने का हर महीने ही अवसर मिलेगा कि इस महीने ये मोबाइल नंबर ले लो। अच्छा, अभी क्या है, बिजनेस में ये पैसा चाहिए तो ये वाला मोबाइल नंबर ले लिया हमने। अभी प्रॉपर्टी चाहिए तो वो वाला मोबाइल नंबर ले लो। अभी बहुत अच्छी जगह शादी करनी है, या मतलब कि फॉर एग्जांपल कि किसी को दीपिका पादुकोण से वो करना है, अफेयर करना है, तो वो वाला मोबाइल नंबर ले ले। तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा, जबकि हो नहीं रहा है। तो अगेन ये वही है कि आपके डर या लालच को हिट करके आपको अपने पास बुलाया जाता है। बस, और इसका कोई यूज़ नहीं है। और अगर हम नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसका भी यही है कि वो थोड़ा सा आपकी लाइफ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली पुश एंड पुल कर सकता है। जिस तरीके से लोग बोलते हैं, कोई बोलता है कि आपके नाम में ये 2 अक्षर हैं तो आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा, आपके नाम का 5वां अक्षर अगर ये है तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो वही है, क्योंकि अगर किसी का भी नाम, मान लीजिए किसी का नाम दीपक है, 5वां अक्षर हो गया उसका ए हो गया। अब उन्होंने बोल दिया कि ए अगर 5th लेटर होगा तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो ए 5th लेटर होने की प्रोबेबिलिटी कितने ज़्यादा लोगों में है? बहुत मेरा भी है। अच्छा, आपका भी है। दूसरा क्या है कि उसके बाद जब वो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे तो वो कनेक्ट करेंगे उससे कि अच्छा मेरा लेटर है, उन्होंने बताया तो ऐसा हो सकता है। तो वो फिर उनके पास जाएंगे। तो नाम को आप कितनी बार चेंज कर सकते हो? नाम तो जो मर्जी आप चाहो रख सकते हो। बट सर, इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना नाम चेंज किया है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस का नाम उससे हुआ क्या है उनकी लाइफ में? ऋतिक रोशन, ये विवेक ओबरॉय, बहुत सारे लोगों ने नाम चेंज कर लिया। ऋतिक रोशन ने नाम चेंज किया 2000 में मूवीज़ में आने से पहले। तो शुरू की 1 ही 2 मूवी क्यों चली? फिर कहाँ गया नेम न्यूमरोलॉजी? और अगर हम बात करें कि विवेक ओबराय 3 बार नाम चेंज कर चुके हैं। ठीक है। तो सिर्फ लास्ट वाला ही नाम क्यों मैटर कर रहा है? दशाओं का, यानी कि न्यूमरोलॉजी में जो दशाएं होती है वो प्री डिफाइंड है कि आपको कब पैसा मिलना है, कब आपका पैसा डूबना है, वो प्री डिफाइंड है, पहले से ही लिखा जा चुका है। उसको आप एक ब्रैकेट में चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। ठीक है। और कर्म देखे जाते हैं आपके पाम के अंदर। ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड हो गया कि नंबर से आपने दशाएं देख ली कि कब क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अपने कर्म चेंज कर लिए, ये आ गया। अब ये जो मोबाइल नंबर है या नेम नंबर है, ये बहुत ही बोलें तो 1%, आधा % का रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अगर इसे आप चेंज कर लेंगे तो 100 रुपये की जगह 102 रुपये कमा लेंगे। नहीं चेंज करेंगे तो 100 रुपये की जगह तब भी हो सकता है 102 रुपये कमा लें। बस ये फ़र्क है। ठीक है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये मोबाइल नंबर और इसका पैटर्न, नाम और इसका पैटर्न ब्लॉकर ज़रूर बन सकता है सक्सेस का, बट सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे। ब्लॉकर ज़रूर ये बन सकता है, ताकि आप उसको ब्लॉकर को हटा दो तो हो सकता है कि सक्सेस आ जाए, बट इसकी वजह से नहीं आएगी। अगर मैं एक और बात बोलूँगा तो शायद अब आपको ना बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा। ये बात मैं अपने ना पर्सनल जो क्लासेस होती है सिर्फ उसी में बोलता हूँ। ये पब्लिकली आज तक मैंने बोला नहीं है। ठीक है। तो पहली बार बोल रहा हूँ मैं। आप समझिए, जो ये नेम करेक्शन है जी, इसके 2-3 मेथड हैं नेम करेक्शन के। वन ऑफ दोज मेथड इज शेल्डियन मेथड। एक है पाइथागोरियन। लोशू ग्रिड में शेल्डियन यूज़ होता है। और लोशू ग्रिड जो न्यूमरोलॉजी है वो वाले लोग सबसे ज़्यादा नेम करेक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो मिसिंग नंबर उनको चाहिए होता है। इसके पीछे भी कहानी है कि उन्हें मिसिंग नंबर क्यों चाहिए होता है। इसके पीछे ये कहानी है कि जब हम लोशू ग्रिड का ग्रिड बनाते हैं, जो भी हमारा लोशू ग्रिड का ग्रिड बनता है 492, 357,
एंड 816 ये बनता है। तो ये एक पजल गेम था। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो सुडोकू जैसा आता है पजल गेम था। तो इसमें किसी ने ये पजल गेम बना दिया। कहीं से भी आप इसका टोटल करोगे 15 आंसर आएगा। अब अगर ये गेम आपके पास आएगी, इसमें कुछ नंबर मिसिंग होंगे, तो आप वो नंबर मिसिंग ढूंढने में लग जाओगे। करेक्ट। तो इसको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से जोड़ने की कोशिश कर दी गई। और जब इसको कोशिश की गई तो जो पजल का मेन यूज था कि हमें मिसिंग नंबर ढूंढना है। अब वो मिसिंग नंबर कभी आप घर के अंदर ले लो, मोबाइल के अंदर ले लो, नाम के अंदर ले लो, और मिसिंग नंबर को यूज करके इसको भरो, इसको फिल करने। इंटेंशन अभी भी वही है, बस इसको आपकी किस्मत से जोड़ दिया कि अगर ये नंबर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है, जबकि ये सिर्फ एक पजल गेम था और कुछ था ही नहीं। अब जो नेम की आपने बात करी, वो जो धमाका है वो ये है कि लोशु ग्रिड चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। ओके। अगर आपको थोड़ा चाइना के कंट्री कैसे रन करती है वो पता होगा, तो चीन के अंदर, चाइना के अंदर इंग्लिश भाषा से नफरत है। हाँ जी, नफरत है। हाँ जी। नेम करेक्शन इंग्लिश में है, हाँ। चाइनीज में नेम करेक्शन है नहीं। हाँ। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ। चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, नेम करेक्शन इंग्लिश में, और जहाँ पर इंग्लिश नहीं यूज़ की जाती फिर वो लोग कैसे रहते हैं? राइट। जहाँ पर पता ही नहीं है इंग्लिश का, तो फिर वो लोग फिर बिना किस्मत के जी रहे हैं। हाँ। ये लोग इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि आपका नेम ऐसा होना ही चाहिए तो ही आपकी किस्मत चलेगी, अदरवाइज तो आप बर्बाद हो। बर्बाद और आबाद तो पूरी दुनिया हो ही रही है। पैसा एक के पास जाएगा, दूसरे का लॉस होगा। शेयर्स में भी ऐसा होता है, किसी का प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं तो लॉस हो ही रहा है। राइट, बिल्कुल। तो ये होता ही है। तो अब आपके इस चीज़ से वो डर और लालच वाली बात से खेलते हैं और बुलाते हैं अपने पास। अदरवाइज तो इसका बेस ही नहीं है शेल्डियन न्यूमरोलॉजी में नेम का। चाइनीज़ वाले इसको यूज़ नहीं करते, यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, भगवान जाने क्या हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। आपको ऑकल्ट साइंस के बहुत सारी मोडालिटीज़ की समझ है, एक्सपीरियंस भी है। यू मेंशन्ड कि आप ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, न्यूमरोलॉजी में इन डेप्थ आप पढ़ाते भी हैं हमारे साथ। यू ऑल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तु। आज के एपिसोड के लिए वी विल गो डीप इनटू वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो कि आपका कोर कंसेप्ट, आपने जिसको प्रैक्टिस भी किया है और एक्सपर्टीज़ भी बनाई है जिस चीज़ में। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी को ही पिकअप करते हैं, और पहले एक बेसिक डेफिनेशन दे दीजिए कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कहाँ से आया, इसका क्या बेसिस है, आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे बना, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, और फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे कि एक बिगिनर के लिए एक बेसिक जो आज स्टार्ट कर रहा है उसको बेसिक नॉलेज चाहिए वैदिक न्यूमरोलॉजी की, तो वो कैसे गेन करे, कैसे सीखे इसको। देखिए, सीखने के लिए तो ना वैदिक न्यूमरोलॉजी सबसे ईजीएस्ट है टू लर्न। ठीक है। ईजीएस्ट टू लर्न, ईजी टू अप्लाई, बिल्कुल ईजी है। अब मेरा वैदिक न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट क्यों आया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आज से 20 साल पहले, 19 साल पहले मैं लोशु ग्रिड को पढ़ के अप्लाई करके छोड़ चुका हूँ, जो कि 99% ऑफ पीपल आर टीचिंग लोशु ग्रिड। राइट। और एक और मजे की बात यह है कि जो टॉप मोस्ट लोग हैं जो इसको सिखा रहे हैं, दे आर यूजिंग माई एप्लीकेशन, जो मेरा एक एप्लीकेशन है, सॉरी उसके बारे में बात ही नहीं हुई। तो एक एप्लीकेशन है जो वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, फर्स्ट एंड ओनली एप्लीकेशन ऑन वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो मैंने बनाया था 2020 में। क्या नाम है सर उसका? न्यूमरो ज्योतिष इसका नाम है। न्यूमरो ज्योतिष नाम है। ये दोनों प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे अवेलेबल दोनों पर ही है, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड ओनली एप्लीकेशन विच इज कम्प्लीटली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। अब लोशु ग्रिड काम नहीं करती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों काम करती है, और क्या इसका वेदों से कुछ लेना देना है? क्योंकि वैदिक में वेद आ जाते हैं, तो क्या वेदों से लेना देना है? वैदिक न्यूमरोलॉजी का वेदों से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट हमारे वेदों में ना ही न्यूमरोलॉजी और ना ही एस्ट्रोलॉजी का कहीं पर कुछ उल्लेख है, ना ही वास्तु का कुछ उल्लेख है। मैंने इसका नाम वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों यूज़ किया? क्योंकि जिस तरीके से वेद आपको लाइफस्टाइल कैसे ठीक रखना है वो सिखाते हैं, और कितना पुराना है वेद हमें नहीं पता कि कब लिखा गया वेद। वो ऋषि मुनि जो आए हमारे, भृगु ऋषि या विश्वामित्र जो हैं, उनसे भी पहले है। परशुराम है, क्या उनसे भी पहले है? तो सब लोग बोलते हैं ना कि वेदों में ही लिखा है। परशुराम जी वो भी यही बोलते हैं। तो परशुराम कितने ज़्यादा युगों पहले हुए। तो इसी तरीके से वेद हमारे बहुत पुराने हैं, और हमारी जो ये न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी, इसका कोई इनिशिएटर डेट नहीं है कि कब शुरू हुआ। ठीक है। अब भृगु ऋषि, पराशर ऋषि, उन्होंने इस मेथड का उल्लेख किया है, पर ये शुरू कब हुआ ये नहीं पता। जैसे आपको चाइनीज न्यूमरोलॉजी का एक रेफरेंस मिल जाएगा कि 500 साल पहले या 5000 साल पहले, पर इसका कोई
रेफरेंस नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम वैदिक न्यूमरोलॉजी यूज़ किया। और मैं इसे क्यों फॉलो किया, क्योंकि ये बेस्ड है 9 प्लैनेट्स के ऊपर। जो भी हमारे 9 प्लैनेट हैं, ये जो 9 नंबर हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल दोज 9 प्लैनेट्स। राइट। और हर प्लैनेट के अंदर एक नंबर काम करता है, जो उसका एक समझ लीजिए कि उसको नौकरी पे रखा हुआ है उन्होंने, गुलाम है या रिप्रेजेंटेटिव है। अब प्लैनेट उस नंबर के थ्रू आपको कंट्रोल करते हैं। तो प्लैनेट के पास जो माध्यम है आपको कंट्रोल करने का, वो नंबर्स हैं, 9 नंबर। अब जितने पुराने ये प्लैनेट है, उतना पुराना ये हमारा न्यूमरोलॉजी हो सकता है। ठीक है। और दिस इज़ द ओनली मेथड जहाँ पर प्लैनेट की प्रेडिक्शंस को पढ़ा जाता है। मज़े की बात यह है कि जो चीज़ें आपने एस्ट्रोलॉजी में पढ़ी होगी, जैसे 7.5 आपने एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, वो एस्ट्रोलॉजी में वर्क नहीं करती है। वो वर्क करती है न्यूमरोलॉजी के अंदर। क्योंकि प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस एंड प्लैनेट का जो प्रेडिक्शन है, वो न्यूमरोलॉजी में हमने देखना है। एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन राशि एंड नक्षत्र। प्लैनेट वहाँ पर कनेक्टर का काम करता है कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि और नक्षत्र के रिजल्ट दे रहा है। तो हम प्रेडिक्शन करते हैं राशि, नक्षत्र एंड देन हाउसेस। न्यूमरोलॉजी इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्लैनेट्स। मांगलिक दोष ये भी न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं। अब ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी टीच करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी टीच करता हूँ, मैं वास्तु भी टीच करता हूँ। तो कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसका ज्ञान होना और इसको क्लियरली बताना बड़ा ज़रूरी है। कई लोगों को ज्ञान है पर वो बताते नहीं है कि हमें तो 5 अलग अलग कोर्स निकाल के 5 को सेल करना है। तो सबके अपनी अपनी अलग थिंकिंग है। अब वो भी अपनी जगह सही है कि पैसा तो हर किसी को चाहिए। तो क्या इसका कम्बिनेशन सही आंसर देता है? जो आपने बोला कि आपको तीनों चीज़ों की समझ है, तो आपके दिमाग में कोई भी अगर आपको प्रेडिक्शन करनी है या प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, तो आपके पास 3 अलग अलग डायरेक्शंस हैं या 3 अलग अलग एंगल हैं उस प्रॉब्लम को देखने के लिए। तो क्या इसका तीनों का कम्बिनेशन काम करता है जो प्रेडिक्शन करने के लिए? बिल्कुल। देखिए, अब आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। राइट। जब हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो तीनों में अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो आपका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल कब आपको प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड इन न्यूमरोलॉजी। मतलब ये पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी से बताया जाता है। आपका बिहेवियर, कि आपका इंटेंट क्या है, आप अंदर से कैसे हैं, क्या आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है या नहीं है, ये भी न्यूमरोलॉजी बताता है। कब आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड वाली स्कीमें आएंगी, ये भी न्यूमरोलॉजी बताता है। और कब आप फाइनेंशियली फ्रीडम फील करेंगे और कब सक्सेस मिलेगा, ये भी न्यूमरोलॉजी बताता है। अब इससे आगे चलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी पर। एस्ट्रोलॉजी बताता है कि आपको हेल्थ इश्यूज कब आएंगे। न्यूमरोलॉजी बताता है बेसिक हेल्थ इश्यूज, बट एस्ट्रोलॉजी डीप डाउन चला जाता है कि आपका कौन सा पार्ट का क्या खराब है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी का आईसाइट वीक है, तो क्या उसकी रेटिना वीक है, या उसका आईसाइट में प्रॉब्लम है, या रेटिना ठीक है और आईसाइट ठीक है। तो इसमें डीप डाउन जाने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी का जरूरत पड़ता है। आईसाइट वीक है, ये न्यूमरोलॉजी भी बता देगी। हैविंग नंबर 1 ट्वाइस इन योर, ट्वाइस और थ्राइस और मोर देन 1 आपकी कुंडली के अंदर, वो आपको आईसाइट की प्रॉब्लम देगा। पर इसकी कितनी डेप्थ है या कितना सीरियस है प्रॉब्लम, ये एस्ट्रोलॉजी बताता है। अब आते हैं हम पामिस्ट्री के ऊपर। पामिस्ट्री बताता है कि आपके कर्म किस दिशा में हैं, या आपने अपने कर्मों से कौन सी चीज़ को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मूव किया है। जैसे आपने देखा होगा, कई लोग गाँव में जन्म होता है और वो बन जाते हैं ऋषि सुनक, वहाँ के पीएम ही बन गए ना, ऐसे कई, या सुंदर पिचई हो गए। तो ये सब आपके पाम के अंदर दिखाई देता है कि आपका विल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तीनों के अलग अलग यूसेज हैं। जब हमें ये देखना होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, दशा कैसी है, ये न्यूमरोलॉजी बताएगा। आपका क्वांटम ऑफ सक्सेस, ये पाम बता देगा आपका कि आप कितना सक्सेसफुल होने वाले हैं। और उस सक्सेस के बीच में क्या आपको कोई छोटी मोटी अड़चन आ सकती है, ये एस्ट्रोलॉजी बताएगा। तो तीनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। पर अगर सिर्फ आपको प्रोफेशन देखना है, तो न्यूमरोलॉजी इज मोर देन सफिशिएंट। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो विवेक सर, हमारे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड इस चीज़ में रहेंगे कि न्यूमरोलॉजी अगर उनको स्टार्ट करना है सीखना, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा, नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग एक बार दे दीजिए। 1 से लेकर 9 नंबर्स आपने बताए,
प्लैनेट्स से कनेक्टेड होते हैं, प्लैनेट्स से जुड़े होते हैं, तो एक एक करके आप सब समझा दीजिए, बेसिक से स्टार्ट होके जितना भी आज हम कवर कर पाएंगे सारा कवर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए न्यूमरोलॉजी बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। इसको सीखने के लिए बस आपके अंदर ना ओपननेस होनी चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। जब हम नंबर्स की बात करते हैं सिर्फ 1 से 9 नंबर तक ही है, उसके अलावा कोई नंबर है नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 से 9 नंबर तक के सारे प्रमोटेशन कॉम्बिनेशंस हमें पता होने चाहिए, और एक कुंडली बनती है वो हमें पता होनी चाहिए, और हर नंबर की एक डिटेलिंग है। ठीक है। और वो डिटेलिंग अगर आपको याद हो गई, समझ में आ गया, तो जैसे आप उस व्यक्ति को या उस कुंडली को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो हम नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं कि नंबर 1 क्या कहता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ आई, फॉर एग्जांपल कि हम बात करते हैं कि हमने डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया 17 सितंबर 1950। ओके, ये है मोदी जी का। ठीक है, ठीक है। अब मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें खास है, उसको जानने के लिए हमें न्यूमरोलॉजी के बेसिक और डेस्टिनी नंबर को भी समझना होगा। ओके। बेसिक नंबर होता है आपकी डेट का टोटल या आपका डेट। यहाँ पर मोदी जी का है 17, तो 8 इनका बेसिक नंबर हो गया। और जब हम नंबर्स को टोटल करते हैं मोदी जी के, तो इनका नंबर्स का टोटल आता है 5, तो इनका वो डेस्टिनी नंबर हो गया। बेसिक नंबर का कनेक्शन जो है वो आपके पास्ट लाइफ कर्म से है। ठीक है, सीधा ही स्ट्रेट। ओके। आपने सुना होगा कि बच्चा जब बचपन में हंसता है तो पिछले जन्म की बातों को याद करके हंस रहा है, कुछ पुराना याद आ गया। तो छोटे बच्चे को कौन सा पुराना याद आएगा, तो पिछले जन्म के कर्म और इच्छाएं को याद करके हंसता या रोता है। तो बेसिक नंबर, जिसे मूल अंक बोला जाता है हिंदी में, ये कनेक्टेड है आपके पास्ट लाइफ से। ठीक है। और जो डेस्टिनी नंबर है ये कनेक्टेड है आपके अगले जन्म में जो हो सकता है, जो आपकी इच्छाएं या कर्म अधूरी रह सकती है। तो बेसिक नंबर का यूज़ ये है कि आप इसकी इच्छाएं और इसको जो प्रॉब्लम है, या तो इसको आप इस जन्म में भोग कर जाइए और सेटल करके जाइए। डेस्टिनी नंबर आपको ये सिखाता है कि आपको इस जन्म में किस कर्म पर या इच्छा पर काबू करना है ज़्यादा। ठीक है। बेसिक नंबर इज 1 + 7 8। डेस्टिनी नंबर इज 1 + 7 8, 8 + 9 17, + 1 18, + 9 27, 27 + 5 32। Yes. और 32 को दोबारा हमने 3 + 2 कर दिया। यस, 5 आ गया हमारा। ठीक है, ये डेस्टिनी नंबर हो गया। ये डेस्टिनी नंबर हो गया। ठीक है सर। अब जब हमें ये डेस्टिनी और बेसिक पता चल गया, उसके बाद हमें ये पता करना है कि कौन सा प्लैनेट कौन से नंबर का मालिक है, ठीक है, या कौन सा नंबर किस ग्रह का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 का जो मालिक है या जो रिप्रेजेंटेटिव नंबर 1 है किस ग्रह का है, वो है नंबर 1 सूर्य का, सन का। ठीक है। मून का रिप्रेजेंटेटिव है नंबर 2, ओके। जुपिटर नंबर 3, गुरु। नंबर 4 राहु। ओके। नंबर 5 इज़ मरकरी, बुध। नंबर 6 इज़ लग्जरी का नंबर जो हमारा होता है, जो ग्रह है वो है वीनस, शुक्र। नंबर 7 केतु। नंबर 8 शनि, सैटर्न। नंबर 9 हमारा हो गया मंगल का। ठीक है। तो ये ग्रह इन नंबरों के मालिक हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपकी कुंडली बनती है, आपकी ग्रहों की कुंडली बनती है, जो बनानी बहुत सरल है। उसको अगर हम बनाना चाहें तो एक 3x3 का ग्रिड बनता है। 3x3 के ग्रिड में प्लैनेट की एक फिक्स पोजीशन पहले से ही तय की हुई है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर आके डालेंगे। तो हम प्लैनेट के बदले अभी उनके नंबर्स को डाल देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है नंबर 3 जो कि जुपिटर का है, फिर आता है नंबर 1 जो कि सूर्य का है, फिर मंगल नंबर 9, फिर शुक्र नंबर 6, फिर 7 केतु, नंबर 5 बुध, नंबर 2 चंद्रमा मून, नंबर 8 शनि एंड नंबर 4 राहु। तो ये नंबर यहाँ पर डल गए हैं। ये फिक्स्ड है सर? ये फिक्स्ड है, ये ग्रहों की पोजीशन फिक्स्ड हो गई है। ठीक है। अब होता क्या है, जब आपकी कुंडली बनती है इसमें से कुछ ग्रह होंगे और कुछ ग्रह नहीं होंगे। तो जो ग्रह हैं वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात हो गई। ठीक है। तो अब हम मोदी जी की कुंडली को अगर हम देखें कि उनकी कुंडली किस तरीके से बनेगी, तो उसके लिए हमें चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ है उनकी 17
सितंबर 1950। राइट। बेसिक नंबर है उनका 8 और डेस्टिनी नंबर है 5। हमें जैसे ही कोई कुंडली आएगी तो हम बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर को लिख लेंगे, मूलांक और भाग्यांक। ठीक है। फिर हम कुंडली बनाने की कोशिश करेंगे उनकी, और जो नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ में है उसको एग्जैक्टली हम वहीं पर लिखेंगे जो हमारा वैदिक अंक कुंडली में वो ग्रह का स्थान है। ठीक है। तो एक मैं फिर से ही आपको वैदिक अंक कुंडली बना देता हूँ। अब हम मोदी जी के नंबर, वो नंबर वहीं पर लिखेंगे जहाँ पर है। जैसे 1 है मोदी जी का, तो 1 को 1 की जगह पर लिख दिया। 7 है, 7 को 7 की जगह पर लिख दिया। 9 को 9 की जगह पर लिख दिया। और ये जो सेंचुरी का नंबर है 19, ये हमें कुंडली के अंदर नहीं लिखना है। ऑलराइट। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते आ रहे हैं, इसी कारण से प्रेडिक्शन से दूर जाते जा रहे हैं। फिर आया 5 को 5 की जगह पर लिखा। फिर डेस्टिनी नंबर 5 है, उसको दोबारा लिख दिया हमने। और बेसिक नंबर 8 है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये बन गई मोदी जी की कुंडली। ठीक है। सिंपली। ठीक है। अब इसमें जो ग्रह हैं उसका असर होगा। तो अगर हम ग्रह की बात करें कि कौन से ग्रह का क्या असर है, वो बहुत ही ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। हम शुरू करते हैं नंबर 1 से, यानी कि सूर्य के नंबर से। नंबर 1 जो ग्रह है वो सूर्य है। अगर ये आपकी कुंडली के अंदर है तो क्या होगा इसका इफेक्ट? इसका इफेक्ट होगा कि आपके अंदर राजा वाली क्वालिटी होंगी, किंग लाइक आपका नेचर होगा। और जो राजा के काम है वो आपके बिहेवियर में होगा। राजा के क्या काम है? अथॉरिटी रखना, मैनेजमेंट देखना और रूल्स रेगुलेशन बनाना। और जो हमारे रूल रेगुलेशन को ब्रेक करता है उसको दंड देना। तो यही नंबर 1 का काम है। इनको मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, ये रूल रेगुलेशन बनाते हैं और ये एक बिजनेस को, एक एम्पायर को, एक मैनेजमेंट को रन कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है नंबर 2 चंद्रमा, क्वीन एंड इमोशंस। तो चंद्रमा वाले जो भी लोग होंगे जिनके पास चंद्रमा का नंबर है, उनके अंदर एक अलग सा ही अट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। कई लोग पूछते हैं कि हमारा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा। तो जो भी नंबर 2 वाले लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर नंबर 2 है, चंद्रमा का नंबर है, तो 99% चांस है कि उनके जीवन में प्यार जरूर होगा, लव जरूर होगा। अब वो मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं होगा वो उनकी दशाओं से पता चल जाएगा, पर लव जरूर होगा। फिर आते हैं हम नंबर 3 पर, जुपिटर पे, गुरु। तो जो गुरु का नंबर है नंबर 3, अगर ये आपकी कुंडली में है तो क्या होगा कि ये जैसे गुरु होते हैं ना, टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, तो ऐसा ही इनका फील होता है। ये आपकी लाइफ में आपको ज्ञान देना बड़ा अच्छा समझते हैं, टीच करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। दे आर नेचुरल, या हम बोलें कि ये नेचुरली ब्लेस्ड हैं लोगों की हेल्प करने में अपने ज्ञान से। ये बहुत हेल्प करते हैं, लोगों की लाइफ को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि नंबर 3 जुपिटर का है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो ये लोगों की लाइफ को भी एक्सपेंड करते हैं, अपनी लाइफ का भी दायरा बढ़ाते हैं। और जब आपको कोई लाइफ में कभी भी डिसीजन या सजेशन चाहिए, आप इनके पास जाइए। ये आपको विदाउट एनी पर्सनल बोलें कि पर्सनल लालच के आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। सर, तो नंबर 1 सन सूर्य, नंबर 2 मून इमोशनल, नंबर 3 जुपिटर गुरु टीचर। बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 4 जो है ये है राहु का नंबर। ठीक है। राहु का मतलब हो गया ब्रह्म, और ये नंबर है भी ब्रह्म का। जिनके पास ये नंबर है उनकी कुंडली में भी, मतलब लाइफ में भी हमेशा ब्रह्म की स्थिति रहती है और ये ब्रह्म क्रिएट करता रहता है। पर रिसर्च का भी नंबर है, ये बहुत पॉजिटिव नंबर भी है। अगर रिसर्च की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा रिसर्च नंबर 4 राहु वाले लोगों ने किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया है। एंड दे आर वेरी मतलब डेंजरस भी हैं कई बार ये रिसर्च के मामले में और रिस्क टेकिंग के मामले में। अब अगर आपको अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी हैं, और जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं जो कि जब कभी भी देश में कहीं पर कुछ पंगा होता है आतंकवादियों के थ्रू, तो वो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं। अजीत डोभाल जी है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उनका डेस्टिनी नंबर 4 आता है। और वो बहुत डेंजरस है। उनके बारे में जो आपने कहानियाँ सुनी है कि पाकिस्तान ऐसे जाके रहे, उन्होंने ऐसा किया, तो वो बड़े अच्छे से ही लोग कर सकते हैं। दे कैन
मतलब वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं ये लोग जो कि एक भ्रम वाली स्थिति पैदा हो जाएगी इनके इर्द गिर्द। तो नंबर 4 भ्रम, प्लस इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रिसर्च में इनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पर जाकर रुकना है, कहाँ पर अपने रिस्क टेकिंग को कम करना है या रोकना है। उस चक्कर में इनका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और पैसा उड़ता है, पानी की तरह जो पैसा बहता है नंबर 4 वालों का बहता है। अब जो भी लोग नंबर 4 है और उनको भी लगता है कि पैसा पानी की तरह बहता है, बहता ही होगा, उनके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसका अगर एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस या वारंटी करा ले तो उनका लॉसेस, जो बड़े लॉसेस होने हैं उसमें कमी आ जाएगी, तो वो बेटर हो जाएगा उनके लिए। तो ये हो गया। ठीक है। अब आते हैं नंबर 5 जो कि मोदी जी का डेस्टिनी नंबर है, जिसे भाग्य अंक बोलते हैं। अब जो नंबर 5 है ये है पैसे का मालिक, मनी। अगर आपको पैसे को समझना है, जानना है, तो नंबर 5 वाले व्यक्ति के पास बैठ जाइए। वर्ल्ड ओवर जितने भी बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं पैसे को लेकर, या जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, या जितने बड़े कारनामे हुए हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सारे के सारे नंबर 5 वाले लोगों ने ही किए हैं। जैसे मोदी जी, आपका नोट बंद हुआ 2016 में, 2023 में वो गुलाबी कलर वाले नोट भी गायब हो गए, मोदी जी। आनंद महिंद्रा, उनके पास नंबर 5 है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, सब नंबर 5 वाले हैं। तो जितने भी कारनामे हुए हैं वो भी, और जो पॉजिटिविटी हुई है पैसे को लेकर वो भी, और जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी, इनके पास नंबर 5 है। ठीक है। तो ये सारे के सारे बड़े बिजनेसमैन हैं और पैसे की समझ इसी नंबर को सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 यानी कि शुक्र पर। ठीक है। शुक्र लग्जरी एंड अट्रैक्शन। अब आज आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं एक्टिवली, उसमें से 95% लोगों के पास या तो नंबर 2 होगा जो अट्रैक्शन का पहला नंबर बताया, या नंबर 6 होगा, और तीसरा कोई नंबर बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। आप एग्जाम्पल सुनेंगे तो आपको लगे, चौंक जाएंगे थोड़ा सा। तो अमिताभ बच्चन जी, दिलीप कुमार जी, देवानंद जी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित, इन सब के पास ही नंबर 2 या 6 है, या तो दोनों नंबर है या इसमें से एक नंबर है। इसी तरीके से आप अगर हॉलीवुड में जाएंगे उधर भी आपको यही मिलेगा, क्योंकि क्रिएटिविटी और अट्रैक्शन के नंबर ही यही हैं। और अगेन जो लव वाली बात होती है, नंबर 6 लव की तरफ प्रमोट करता है। सलमान खान का तो डेस्टिनी ही नंबर 6 है, तो उनके आप अफेयर देख ही लीजिए कितने सारे हुए हैं। तो नंबर 6 आपके फॉलोअर्स भी बढ़ाता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपने कंधों पर ही IPL फेमस करा दिया, और जब CS के बाहर हुई तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई थी व्यूअरशिप, आपने देखा होगा पिछले IPL में। अब आते हैं हम नंबर 7 पर। नंबर 7 है केतु का, जो कि लक दिखाता है। अगर कोई भी नंबर आउट ऑफ ऑल दीज 9 नंबर्स सबसे ज़्यादा लकी है, वो है नंबर 7। इनके काम इजीली बन जाते हैं और इनको लाइफ में लाइफ पाथ बड़ा इजीली नज़र आने लगता है थोड़ा भी फोकस करने पे। पर ये होते बड़े ही डिटेक्टिव टाइप के लोग होते हैं, अंदर से बड़े ही ज़्यादा रिसर्च वाले, और इनकी नज़रें इतनी पैनी है कि आपकी छोटी सी गलती को भी पकड़ लेंगे। तो उन लोगों के लिए गाइडलाइन है कि जिनकी वाइफ या हस्बैंड जिनके पास नंबर 7 हो, तो वो थोड़ा संभल के अपने लाइफ को जिए, क्योंकि उनका लाइफ पार्टनर अगर उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा है कि आप क्या जवाब देंगे, वो इसलिए कर रहा है कि आप कितना झूठ या सच बोलेंगे। सच उसे पता है पहले से ही, तो उधर सच बोलने की कोशिश करें। ठीक है। अब आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है शनि का, जो कि मोदी जी के पास भी है। उनका बेसिक नंबर है नंबर 8, और अंबानी जी के सुपुत्र का भी नंबर 8 है, डेस्टिनी। तो नंबर 8 जो नंबर है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, और ये जब देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, बहुत पैसा देता है, बहुत धन देता है, सब कुछ देता है। बस इसके अंदर इस नंबर में खासियत ये है कि ये लोगों, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। लोगों की कही हुई बातों को भूलना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई बात इनको लग गई दिल पर तो लग गई, अदरवाइज़ ये बहुत हेल्पफुल नंबर है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। लाइफ पार्टनर अगर किसी का नंबर 8 वाला है तो बहुत अच्छा है, डेस्टिनी नंबर 8 हो जाए वो भी बहुत अच्छा है।
तो अगेन दिस इज ए नंबर। और वो सारी बातें जो आपने सुनी हैं आज तक कि शनि की 7.5, शनि हमें रंग से राजा या राजा से रंग बनाता है, वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है। पर उसे देखना कहाँ पर है? उसे देखना है अंक ज्योतिष के अंदर, ना कि ज्योतिष में। तो ये जितनी जो ये न्यूज़ आप सुनते हैं या ये जो आपको एस्ट्रोलॉजी में कि आज शनि इस राशि पर चल रहा है या शनि ने राशि चेंज किया, ये राशि वाले हो जाएं सावधान, उधर कोई मतलब ही नहीं है शनि का। वो तो सिर्फ कनेक्ट करके बता रहा है कि आपका राशि और हाउस क्या है। शनि की 7.5 अंक ज्योतिष में देखी जाती है। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ जो शनि की 7.5 में रंग से राजा हुए। ठीक है। एक है विवेक ओबराय, स्टार्टिंग में उनकी शनि की 7.5 चल रही थी जब वो इंडस्ट्री में आए थे। तो आप देख लीजिए उनका करियर कहाँ से कहाँ तक गया था। वो सब लोग सोच रहे थे कि ये रिप्लेसमेंट ऑफ खान्स आ गया। मुझे पता नहीं आप उस टाइम पे विवेक ओबराय को कितना फॉलो करते होंगे। मैंने तो किया क्योंकि मेरा नाम भी विवेक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फॉलो किया मैंने। दूसरा नाम है कपिल शर्मा। कपिल शर्मा की शनि की 7.5 आई थी 2008 से 16 के बीच में। तो कपिल शर्मा आज जो भी है वो बिकॉज ऑफ शनि की पॉजिटिव 7.5 है। अब नेगेटिव 7.5 क्या करती है? ये आपकी लाइफ को हार्ड बनाती है और प्रॉब्लमेटिक करती है, जिसका असर आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट पर जाता है। तो फॉर्चुनेट हैं वो लोग जिनके पास शनि का नंबर अवेलेबल है। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलता है सर? अगर आपके पास शनि का नंबर है तो शनि की 7.5 आपके लिए पॉजिटिव जाएगी। अगर शनि का नंबर नहीं है तो शनि की 7.5 प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो 7.5 देखना हमें एस्ट्रोलॉजी में है नहीं, बट पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ देखेंगे। 7.5 देखना भी इधर ही है, पॉजिटिव नेगेटिव भी इधर ही है। जो हमारी दशाएं होती है वही, जैसे शनि की दशा आएगी, अभी हम दशा पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो दशा आती है हर प्लैनेट की, वो आपको जैसे शनि की दशा शुरू हुई तो शनि की 7.5 शुरू हो गई। ठीक है। वो आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव होगी कितना नेगेटिव होगी वो आपको पता चल जाएगा अपनी कुंडली से। तो जब आपकी कुंडली बनाएंगे उसमें शनि का नंबर है तो पॉजिटिव है। जैसे मोदी जी के पास भी शनि का नंबर है, और जब शनि की 7.5 आई थी तो ये जो इनका सीएम बने थे और बहुत इनका नाम हुआ था, ये उसी टाइम पर हुआ था। ठीक है। और मोदी जी लकी भी है, नंबर 7 भी है इनके पास। सीएम बने तो 3 बार सीएम, पीएम बने तो 3 बार पीएम। ऐसा आज तक वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं हुआ। अब आते हैं अगले नंबर 9 पर। सबसे ज़्यादा बलशाली देवता कौन है, भगवान कौन है आपके नज़र में, जिनके अंदर एनर्जी और बल पूरा भरपूर भरा हुआ है? हनुमान जी। हनुमान जी हैं, है ना। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पूजता कौन सा प्लानेट है? वो है मंगल। ठीक है। तो हनुमान जी का बल मंगल के पास भी है पूजने के कारण। मंगल का ही नंबर है नंबर 9। तो नंबर 9 जितना एनर्जेटिक कोई प्लानेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है। इनके अंदर एनर्जी और बल, अग्रेशन सब भरा हुआ है, एवरीथिंग। ठीक है। बट सेंसिबल अग्रेशन, कि अग्रेशन को किधर लगाना है हमें वो पता है। जितने भी लोग नंबर 9 से प्रभावित हैं, जैसे अगर मैं 1-2 एक्टर के नाम लूँ, सलमान खान, रणवीर सिंह, ये नंबर 9 से प्रभावित हैं। तो इनकी मूवीज़ आप देखेंगे ना, उसके अंदर अगर ये अग्रेसिव रोल करते हैं, एनर्जेटिक रोल करते हैं, तो लोग इनको ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे रणवीर सिंह की मूवीज़ आप उठा के देख लीजिए, बाजीराव मस्तानी, हाँ एक्शन मूवीज़। सलमान खान की एक्शन मूवीज़ ज़्यादा हिट हुई हैं। और जिनके पास इमोशनल नंबर होते हैं उनकी इमोशनल चीज़ें ज़्यादा हिट होती हैं। तो जो आप हाँ, शाहरुख खान नंबर 2 है, बिल्कुल। तो जो आपके पास है, जो खासियत है आपके पास, या जो आपकी नेचुरल पावर है, जिसे कई लोग सुपर नेचुरल पावर बोल देते हैं, अगर उस पर आपने काम किया, उसको फॉलो किया, तो आपकी चीज़ें, आपका काम लोगों को पसंद आएगा और आप ग्रो करोगे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही था नंबर 9। तो इस तरीके से जब आपकी कुंडली बन जाती है तो जो मैंने नंबर के ट्रेट्स बताए हैं उसको आप बड़े आराम से अब अपनी कुंडली में पढ़ सकते हैं। ठीक है। और सर जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, क्या उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस रहता है? अगर 2-2 बार नंबर आया, 3-3 बार नंबर आया तो? बिल्कुल, वो नंबर के रिपीटेशन इज़ नॉट गुड। ओके। रिपीटेटिव नंबर्स आर नॉट गुड, मिसिंग नंबर आर वेरी गुड। ओके। जबकि उल्टा है। लोगों को ये लगता है कि जो नंबर हमारे पास है और वो मल्टीपल में है तो वो बहुत अच्छा है, जबकि मिसिंग नंबर इज़ गुड। क्यों अच्छा है? क्योंकि हर ग्रह की दशा आएगी, जो आपके पास नंबर है या नहीं है, जब वो दशा आएगी
तो आपके वो बॉक्सेस भरे जाएंगे। जैसे मोदी जी के पास नंबर 3 नहीं है, या महेंद्र सिंह धोनी के पास नंबर 3 नहीं है, पर जब नंबर 3 आएगा तो उनकी लाइफ में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको हैरानी होगी जानकर कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो भी सक्सेस अचीव किया है वो बिकॉज ऑफ मिसिंग नंबर 3 अचीव किया है, एंड बिकॉज ऑफ मिसिंग नंबर 9 अचीव किया है। अगर ये दोनों नंबर होते तो वो इतना सक्सेस नहीं कर पाता। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर। जरूरी नहीं कि हर बार नंबर 3 का मिसिंग होना या नंबर 9 का मिसिंग होना इज गुड। तो यही है हमारी प्रक्रिया, जो कि हमारी कुछ क्लासेस के अंदर पढ़ाया और बताया जाता है कि नंबर्स अगर हैं तो उसको कैसे रीड करना है, नंबर नहीं है उसको कैसे रीड करना है। ठीक है। तो इसकी एक लेंथी प्रक्रिया अभी थोड़े समय में तो बताना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। पर जनरली मिसिंग नंबर्स आर वेरी गुड। और सर रेपिटेटिव नंबर जैसे इसमें 5 रिपीट हो रहा है, तो इसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट रहेगा? ये जो 5 रिपीट हो रहा है, दिस इज डेडली फॉर अदर पीपल, नॉट फॉर मोदी जी। ओके। और कई नंबर रिपीट होते हैं तो वो खुद के लिए डेडली होते हैं। ठीक है। तो 5 का रिपीट होना इज डेडली फॉर अदर पीपल। और अगर 9 रिपीट होता है तो मांगलिक दोष है वो। जो आप मंगल दोष सुना है ना, वो ज्योतिष में नहीं है, अगेन वो अंग ज्योतिष में ही है। ठीक है। तो 9 रिपीट होता है तो मांगलिक दोष है वो मांगलिक दोष है। हाँ, क्योंकि 9 मंगल का रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और 5 नंबर बुध को और पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ये बढ़ेगा तो आपके अंदर पैसे की चाहत और इच्छा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो मोदी जी ने जितने भी डिसीजन लिए अभी तक पैसे को टारगेट करके लिए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो अलग रूल है, वो सब कुछ उधर ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो हो गया सर बेसिक करेक्टरिस्टिक्स किसी के कैसे निकालना है। अब इस चीज़ को यूज़ करके हम प्रिडिक्शन की तरफ कैसे जाएं? प्रिडिक्शंस के लिए हमें जो करना होता है, हमें दशाओं को समझना होता है। हर प्लानेट की हर नंबर की दशाएं आती है, और जब वो दशाएं आती है तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करता है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल कैसे प्ले करता है वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें कि हमने एक कुंडली बनाई, किसी की भी कुंडली हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कपिल शर्मा की कुंडली को। ठीक है। ये बन गई कपिल शर्मा की कुंडली 2 अप्रैल 1981। अब कपिल शर्मा के पास 1, 7, 8, 2 और 4 है, यानी कि सूर्य, केतु, शनि, चंद्रमा और राहु, ये नंबर है। तो 2 उनका बेसिक नंबर है, 7 उनका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है। अब जब कपिल शर्मा के पास उन ग्रहों की दशा आएगी, एक्सेप्ट नंबर 8, ये रूल नंबर 8 पर नहीं लगता, उन ग्रहों की दशा आएगी जो उनके पास नहीं है, तो उनकी लाइफ ग्रो होगी। जैसे नंबर 5 नहीं है, नंबर 9 नहीं है, नंबर 3 नहीं है, नंबर 6 नहीं है, तो इसमें ग्रोथ होगी। और जब शनि की 7.5 आएगी, क्योंकि कपिल शर्मा के पास नंबर 8 है, तो कपिल शर्मा की 7.5 पॉजिटिव जाएगी। 2008 से 2016 आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, इसी में ही वो कॉमेडी किंग बना है। तो दशाओं का एक सीक्वेंस का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम डिटेल में समझाते हैं क्लास के दौरान। तो हर नंबर का एक ड्यूरेशन होता है, हर ग्रह का एक ड्यूरेशन होता है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जितना ग्रह के आगे नंबर लिखा हुआ है, उस ग्रह की दशा उतने ही समय के लिए आएगी। नंबर जैसे सूर्य की दशा है तो वो 1 साल के लिए आएगी। मंगल की दशा सबसे बड़ी आएगी, नंबर 9, और शनि की दशा 8 साल के लिए आएगी, जिसे 7.5 बोल दिया जाता है। तो इन्हीं 8 साल में कपिल शर्मा ने कमाया। तो हम इसके अंदर वो नंबर्स को डालेंगे और फिर हम चार्ट को रीड करेंगे। ये आपके प्रोफेशन, आपकी हेल्थ, आपका ट्रैवल, आपका एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपकी शादी, आपका रिलेशनशिप, ये सब कुछ बताएगा। ठीक है। तो बस हमें नंबर्स के कॉम्बिनेशंस और दशाओं को जानना जरूरी है आफ्टर मेकिंग द चार्ट। ठीक है, ठीक है। कुछ कॉमन जो दशा आप देखते हैं जिससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इम्पैक्ट करती हैं हमारी हेल्थ को, रिलेशनशिप को, उसको आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स खुद से भी अगर करना चाहे तो वो ट्राई कर सकें। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर किसी की कुंडली में कोई नंबर रिपीटेटिव है तो उस ग्रह से रिलेटेड उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अगर नंबर 3 रिपीटेटिव है, जुपिटर, तो जुपिटर है लीवर का मालिक, तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। और लीवर इज डायरेक्टली एसोसिएटेड एंड कनेक्टेड विद स्किन प्रॉब्लम। राइट। तो अगर किसी का नंबर 3 रिपीटेटिव है तो लीवर
या स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या ऐसा किसी का हुआ है। तो हनी सिंह की डेट ऑफ बर्थ जब आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर जुपिटर रिपीटेटिव है, 3 बार है वो जुपिटर। ठीक है। तो उनको लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा इनको, और उन्होंने जो भी उसके अंदर गए, हॉस्पिटलाइज हुए या जो भी हुए, उनका बेसिकली अब रीज़न कोई भी है, राइट, ओवर ड्रिंकिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर उनका लीवर सेंसिटिव है तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने रखा या नहीं रखा पता नहीं। राइट। तो इसी तरीके से हर नंबर, हर ग्रह का अलग अलग बीमारी है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं एक बार 1 से 9 तक की हल्की हल्की बता देता हूँ। क्या इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये प्लैनेट खराब हो जाता है तो? हाँ, अगर ये प्लैनेट रिपीटेटिव होता है तो अगर नंबर 1 रिपीटेटिव है तो हेडेक रहेगा। अच्छा, सिर का दिमाग में इशू आएगा। और हेडेक जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, नॉर्मल हेडेक से ज़्यादा, माइग्रेन भी बोल सकते हैं। बिल्कुल राइट। नंबर 2 अगर रिपीटेटिव है तो लोगों को हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। नंबर 3 लिवर रिलेटेड। ठीक है। नंबर 4 राहु, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होती है, जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स। नंबर 5 अगर है रिपीटेटिव तो आपको अगेन डाइजेस्टिव इश्यूज रहेंगे, क्योंकि ये नर्व से रिलेटेड है। ओके। आपके नर्व को कंट्रोल करता है मरकरी, कम्युनिकेशन को, तो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डाइजेशंस। ठीक है। नंबर 6 अगर रिपीटेटिव है, क्योंकि वो लग्जरी का है, तो वो लग्जरी सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग को भगवान ने दी है इच्छा और कर्म को भोगने के लिए, तो उस पर अटैक करता है। यानी कि आपके सबसे पहला तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। फीमेल्स में गायनी रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। नंबर 7 अगर रिपीटेटिव है तो अगेन ये डायग्नोस्टिक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, और ये भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। ठीक है। नंबर 8 है तो टीथ एंड बोन्स प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। नंबर 9 मांगलिक दोष है, मंगल है, तो ये हाई एनर्जी क्रिएट करता है जिसके कारण हाई फीवर होता है, हाई टेम्परेचर और पिंपल्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, मंगल का ये दोष है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है। और इसका कोई रेमेडी भी होता है न्यूमरोलॉजी में? बिल्कुल होता है रेमेडी। अगर आपको अब पता चल गया कि लिवर रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं तो एक तो हम मंत्र जाप ऑफ जुपिटर, जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा आपके लिवर की हेल्थ से अगर जुपिटर का है तो। दूसरा, आपको अपने खान पीन में तो चेंज करना ही पड़ेगा, आपको खुद से उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको पता चल गया कि आपकी गाड़ी में कोई एक पॉइंट है जो थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो उसको आप ध्यान से यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आपका बॉडी भी है, तो आप खाने पीने का ध्यान रखें और हो जाएगा। इसके अलावा मंत्र जाप और स्टोन्स जो है ये बहुत अच्छे से इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर आप एक बार स्टोन्स भी बता दीजिए, कौन से रेलेवेंट रहते हैं सारे प्लैनेट्स के लिए? स्टोन मैं बता तो दूंगा, बट स्टोन्स के लिए आपको डीपर नॉलेज चाहिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है। वैसे स्टोन्स अगर आप पहनते हैं तो ओरिजिनल एंड एक्यूरेट स्टोन्स पहने। कई लोग ना, पहले मैं स्टोन्स बता देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 की, सूर्य की, तो सूर्य का स्टोन होता है मानिक, जिसे रूबी बोला जाता है। चंद्रमा का स्टोन है मोती, जिसे पर्ल बोला जाता है। जुपिटर का स्टोन है पुखराज, जिसे बोला जाता है येलो सफायर। यस ना। फिर आता है हमारा नंबर 4 राहु। राहु के लिए होता है गुमेद, बहुत रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। नंबर 5 मरकरी, यानी कि इसका कलर हो गया ग्रीन, तो ये ग्रीन एमर्ल्ड जो आता है जिसको पन्ना बोलते हैं, वो इसका स्टोन हो गया। और नंबर 6 वीनस, तो वीनस का लग्जरी का है तो सबसे महंगा जो स्टोन होता है डायमंड, वो इसका है। नंबर 7 केतु, तो कैटसाई केतु के लिए है, लेसुनिया जिसे बोलते हैं। और नंबर 8 है शनि, तो नीलम या ब्लू सफायर। ठीक है। नीलम से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि वो शनि का है, कि शनि को सुनते ही दिमाग में हलचल पैदा हो जाती है, तो लोग डरते हैं। नंबर 9 मंगल, इसके लिए होता है मूंगा। ठीक है। जिसे रेड कोरल भी बोलते हैं। ठीक है। तो मूंगा। अब ये पहनना कितना है, कितने साइज का पहनना है, कौन से फिंगर में पहनना है, इसके लिए हमें कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल देखना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड पामिस्ट्री। कौन से फिंगर में पहनना है वो पामिस्ट्री बताएगी, कितना साइज पहनना है वो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, और कौन सा पहनना है वो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों बताएगी। तो अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी से स्टोन बता रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। तो फिर आप अंधेरे कुएं में, फिर 50-50 चांसेस हैं आपके
एक्यूरेट होने के और गलत होने के, या तो वो बेकार होगा या अच्छा होगा, तो वो रिस्क मत लीजिए। ठीक है, समझ गया। एक एस्पेक्ट हमने देख लिया, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो कि नंबर्स बता देते हैं। दूसरा आपने एस्पेक्ट बताया बॉडी का कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सा हेल्थ डिजीज़ हमें आ सकता है। एक बहुत ही कॉमन जो लोगों का क्वेश्चन होता है वो पैसे से रिलेटेड होता है। कब मैं पैसे कमाऊंगा, क्या मैं पैसे कमा पाऊंगा, कौन सी करियर लाइन में कमा पाऊंगा। तो क्या ये भी न्यूमरोलॉजी से, नंबर से हमें समझ आ जाएगा, और क्या क्या नंबर सिग्निफाई करते हैं? यही नंबर समझाते हैं सबसे अच्छे से। प्रोफेशन में कब सक्सेस मिलेगा, कब फेलियर मिलेगा, नंबर्स का यूएसपी ही यही है। ठीक है। तो क्या नंबर्स हमें पैसा देते हैं? यस, देते हैं। ठीक है। कौन कौन से नंबर पैसा देते हैं? नंबर 1 भी पैसा देगा, नंबर 2 भी पैसा देता है, नंबर 3 भी पैसा देता है, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर पैसा देते हैं हमें। ओके। एंड देयर आर मैनी कॉम्बिनेशंस। अगर वो कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में बनते हैं, अंक कुंडली में, तो पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है। और इनकी दिशाएं भी पैसा देती है। अगर आपके पास नंबर 1 जो भी नंबर नहीं है इनमें से, जब भी वो आएगा तो पैसा देगा ही देगा। ओके। अब इसमें से जो स्पेशल पैसा देने वाले प्लानेट हैं वो कौन से हैं? तो पैसा देने वाले 3 ही प्लानेट हैं, स्पेशली 4 प्लानेट हैं। एक है नंबर 1 सूर्य, नंबर 5 बुध, नंबर 6 शुक्र और नंबर 8 शनि। यही 4 प्लानेट आपको मेजोरली पैसा देंगे अगर जब पैसे की बात आती है। ठीक है। नंबर 1 पैसा कैसे देगा? आपको एक ऐसी पोजीशन पर बिठाएगा जहाँ से आपको पैसा आएगा, आपकी पोजीशन को ही चेंज कर देगा, प्रमोशन के साथ पैसा। नंबर 5 आपका बिजनेस का होराइजन बढ़ा देगा कि आप नए बिजनेसेस में जा सकते हैं। नंबर 8 आपको जो भी आप काम करेंगे, जैसे आपने कोई भी, जैसे बोलते हैं ना कि ये मिट्टी छूता है तो सोना हो जाता है, वो नंबर 8 है, शनि का नंबर। नंबर 6 आपको लग्जरी कर भर देगा लाइफ में। लोग आपके पीछे भागेंगे और लग्जरी भी आपके पीछे भागेगी। जैसे सलमान खान है नंबर 6, धोनी नंबर 6, विराट कोहली नंबर 6। तो ये सारे नंबर 6 वाले हैं, लग्जरी और पैसा। ठीक है। मोदी जी, अंबानी नंबर 5। तो ये शांत रूप से पैसा कमाते रहते हैं, इनको कोई तड़क भड़क आपको नहीं दिखाई देगा। नंबर 8 शनि, जो कि छप्पड़ फाड़ के देगा। कपिल शर्मा 2008 से 2016 के बीच में छप्पड़ फटा और पैसा आया, करोड़ों अरबों रुपए है उसके पास। और नंबर 1 आपको ऐसी पोजीशन पर ले जाएगा जो आपने अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा। विवेक ओबराय को 2018 में मूवी मिली थी मोदी जी वाली, जी, जो अपने ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा कि और भी एक्टर हैं इतने सारे, मतलब वो तो फ्लॉप भी चल रहा था, फिर क्यों ऐसा मिला? बिकॉज ऑफ सूर्य। तो अगर आपको ये जानना है कब पैसा आएगा, तो इसके लिए न्यूमरोलॉजी से अच्छा कोई और टूल नहीं है। क्वांटम ऑफ सक्सेस के लिए हम एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जोड़ सकते हैं, बट कब मिलेगा सक्सेस, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के अंदर लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो क्या विवेक ओबरॉय की कुंडली में 1 मिसिंग था? क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, हम ले सकते हैं ना। विवेक ओबराय की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1976। ठीक है। बेसिक नंबर है 3 और डेस्टिनी नंबर है 8। विवेक ओबराय की कुंडली जब हम बनाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि उसके पास नंबर 1 मिसिंग है, 3 है, 9 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब विवेक ओबराय की जो दशा नंबर 1 की आई थी वो 3 सितंबर 2018 से शुरू हुई थी और 1 साल के लिए आई थी। ठीक है। अब आप डाटा उठा के देख लीजिए उस 1 साल में विवेक ओबराय ने क्या क्या किया था। एक तो मोदी जी वाली मूवी करी थी, साउथ इंडिया की भी कुछ मूवी बहुत अच्छे हुए थे, कोई एक सीरीज ऑफ वो मिल गया था जो कि बहुत फेमस हो गया था, में भी आ गए थे, OTT पे भी आ गए थे। और एक और बात हैरानी की ये है कि नंबर 1 आपको देता है राजा और पावरफुल और कॉन्फिडेंस देता है। विवेक ओबराय ने के बारे में आपको ये पता होगा कि एक बार पंगा हुआ था सलमान खान के साथ, और आफ्टर 2-3 इयर्स विवेक ओबराय स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने सॉरी बोला था। वो भी क्लिप्स है आपके पास। वो सॉरी बोला था बिकॉज ऑफ मांगलिक दोष। जैसे ही वो मंगल दोष दूर हुआ और 2018 में दशा आई किसकी, सूर्य की, जो पावर और अथॉरिटीज देता है, तो विवेक ओबराय ने क्या किया था? विवेक ओबराय ने एक मीम शेयर किया था
जहाँ पर ऐश्वर्या राय, सलमान खान, फिर सेंटर में ऐश्वर्या राय, विवेक ओबराय, और फिर सबसे नीचे ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और आराध्या बच्चन, तीनों लोग थे। तो एक में था कि ओपिनियन पोल, एक था एग्जिट पोल और एक था रिजल्ट। तो रिजल्ट में अभिषेक बच्चन, ओपिनियन पोल में विवेक ओबराय, एग्जिट पोल में सलमान खान और ऐश्वर्या राय। तो ये था। तो अब इतना एब्रप्टली, इतना बोल्डली ये कैसे शेयर कर दिया? और ये इसी टाइम पे किया था, 2018 से 19 के बीच में। आप न्यूज़ की डेट्स उठा के देख लीजिएगा। ये किया बिकॉज ऑफ नंबर 1, और मंगल की दशा खत्म हो गई थी, इसलिए किया। तो आप समझिए सूर्य कितना पावरफुल है। पैसा भी मिला, नेम भी मिला, फेम भी मिला, कंट्रोवर्सी भी हुई, और विवेक ओबराय बिल्कुल भी डरा नहीं। जब इंटरव्यू में पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, तो कह रहा है ऐसा क्या बोला है मैंने, सही तो बात बोली है। तो उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप सोशल मीडिया पे डालते हो कुछ, आप कोई ऐसे वैसे तो नहीं हो, आप तो इंडस्ट्री में ही हो। डर नहीं है कि इंडस्ट्री से फिर भगा दिया जाएगा, पर नहीं, अब नहीं डर लगता, क्योंकि मंगल दोष खत्म हो गया। मंगल दोष खत्म होते ही सारा डर खत्म हो गया। ठीक है, तो मंगल दोष डर डालता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है। और एक और एस्पेक्ट होता है सर रिलेशनशिप्स का, तो क्या हम रिलेशनशिप्स भी देख सकते हैं नंबर्स के थ्रू? रिलेशनशिप हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में 2 तरीके के रिलेशनशिप आते हैं, और हम बात कर रहे हैं अभी लव रिलेशनशिप की। यस। जब भी हम रिलेशनशिप को देखते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है कि क्या ये मेरे लिए कंपैटिबल है, और अगर कंपैटिबल है तो हमारा आगे कैसा रहेगा। न्यूमरोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी से आप ये पता लगा सकते हैं, या अंक ज्योतिष, वैदिक अंक ज्योतिष से, कि आपको कोई व्यक्ति क्या धोखा दे सकता है, या आपको लाइफ में धोखा कब मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनल धोखा हो, वो कब मिल सकता है आपको। ये न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष बड़े अच्छे से बता सकता है। ठीक है। और वो धोखा किस लेवल का मिलता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी हार्दिक पांड्या की है ना, एक अभी रिलेशनशिप का कुछ चक्कर चल रहा है हार्दिक पांड्या का, कि मैरिड लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अब कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हाँ। चाहे वो आउटकम उसका पॉजिटिव लेके आए, ये इनकी कुछ प्लानिंग है कि चलो हम ऐसा खेल के इमोशंस चेंज करते हैं लोगों के, या नहीं, पर कुछ ना कुछ बहुत मेजर पंगा इनकी लाइफ में चल रहा है, जो कि अभी सामने अभी तक नहीं आया है। और वो पंगा या प्रॉब्लम क्यों है, या हार्दिक पांड्या अभी पीछे प्रॉब्लम से क्यों निकल के आए, वो इसलिए निकल के आए क्योंकि उनका राहु की दशा चल रही है। और राहु प्रॉब्लम और धोखा कराता ही है लाइफ में। आपकी बुद्धि ऐसी फिर जाती है कि आप धोखे में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को लेकर आई, अब उसको कमिट करके लेके आई होगी कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। अब जैसे ही ड्रॉप डाउन हुआ होगा, तो क्योंकि दे आर द बिजनेसमैन, उन्होंने लूप होल्स लगा रखे होंगे कि भाई अगर हमारा जीतेंगे या ऐसा करके जाएंगे तभी मिलेगा, तो उधर लूप होल्स मिले। हार्दिक पांड्या की हालत हो गई खराब, उसको कितनी गालियाँ पड़ी, सब कुछ हो गया। उसके बाद हार्दिक पांड्या के पर्सनल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं चल रहा पता नहीं, पर इतना खेल कोई क्यों खेलेगा कि आज ये पोस्ट डाला कल वो पोस्ट डाला, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तीसरा, धोखे की बात करते हैं तो फाइनेंशियल धोखा एक और कैसे मिला। T20 वर्ल्ड कप की अनाउंसमेंट से पहले हार्दिक पांड्या कैप्टन थे T20 टीम का, राइट। और वो उनसे उठाकर ले लिया गया कि भाई आप नहीं हो कैप्टन, रोहित शर्मा कैप्टन है। तो ये भी एक तरीके का धोखा हो गया। तो अब वो तो डर गया कि क्या होगा। अब यही धोखा रोहित शर्मा के साथ भी चल रहा है। मजे की बात ये है, अब रोहित शर्मा को कैसे धोखा मिला, रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कैप्टनशिप छीन ली, राइट। और उसे पता ही चला। उसके हैरानी या उसके जो पोस्ट हैं वाइफ के, वो यही बयान करते हैं कि ऐसा तो एब्रप्टली हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं थी, ना कोई कॉन्फिडेंस मिल गया। तो ये जो राहु है ये धोखे कराता ही कराता है। अगर पहले से आपके पास है तो आप लाइफ लॉन्ग इससे जूझते रहेंगे, अगर नहीं है तो दशा में आएगा तब धोखे कराएगा। और बहुत मेजर धोखे जो हुए हैं लोगों की लाइफ में, जिनके साथ 100 करोड़ का भी लॉस हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे तेज़ रनिंग वाले जो कौन हैं, जो सबसे तेज़ दौड़ते हैं वर्ल्ड ओवर, जिनका रिकॉर्ड था उसेन बोल्ट के मैनेजर ने उनके साथ धोखा किया। और वो धोखा कब हुआ, राहु की दशा में। उनके 100 करोड़ रुपए उतनी तेजी से ही भाग गए जितनी तेजी से वो भागते थे। और किसने किया धोखा, उनके खुद के पर्सनल मैनेजर ने। तो ये धोखा आपको रिलेशनशिप में
कहीं पर भी मिल सकता है, और ये फाइनेंशियल भी हो सकता है और ये पर्सनल भी हो सकता है। तो मैं जब लोगों को समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैं उसेन बोल्ट का या अडानी जी 2022 में धोखा हुआ था उनके साथ। मैंने एक न्यूज़ चैनल पर अपना इंटरव्यू भी दिया था जिसमें मैंने बोला था कि ये धोखा हुआ है और ये बाउंस बैक करेंगे क्योंकि अगली दशा बहुत पॉजिटिव है। तो वही रिपोर्ट आ गई थी हिंडनबर्ग वाली, बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। तो शुरू में जिस दिन रिपोर्ट आई थी और शेयर्स बहुत नीचे चले गए थे, तो मैंने बोल दिया था कि ये इनके साथ धोखा हुआ और ये बाउंस बैक करेंगे ही करेंगे, और हो सकता है हिंडनबर्ग को लेकर मतलब वो डूब जाए अब। तो वैसा सा कुछ हुआ और अगेन अडानी जी टॉप 10 के अंदर नहीं, शायद टॉप 3 में आ चुके हैं एशिया में। तो ये होता है कमाल दशाओं का, और ये होता है कमाल राहु का जो धोखा करा देता है। करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है सर, एक कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं लोग रिलेशनशिप्स में की जब बात करते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नंबर 3 नंबर 6 से नहीं बन पाएगी आपकी, आपको इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए या फिर रिलेशनशिप है तो तोड़ देना चाहिए। तो ऐसा भी कुछ क्या काम करता है? 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा है, हाँ। कि 3 और 6 एक साथ आ गए तो घर बर्बाद हो जाएगा। और ये जो डायलॉग है ना, ये इस डायलॉग ने लोगों के घर खराब कर दिए हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर ये बात बैठ गई कि मेरा पार्टनर अगर नंबर 6 वाला है तो इसके कारण मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको नफरत क्रिएट करता है। राइट। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता चले कि आपका कलीग आपके लिए प्रॉब्लम करता है, कंप्लेन करता है जाके, तो आप उससे नफरत करने लगेंगे। सही बात है। तो अगर यही फेलियर आपकी लाइफ में आए, किसी ने भर दिया कि आपकी वाइफ के कारण है, तो उधर नफरत शुरू हो जाएगी, फिर वो क्लैशेज होते हैं, फिर घर खराब होते हैं। तो नंबर 3 और 6 का माजरा है क्या, या कई लोग नंबर 1 और 8 से भी डरते हैं। सही बात है। तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? ये जो प्रॉब्लम है नंबर 3 या 6 की, जो लोगों के दिमाग में भर दिया गया है, क्योंकि आप जब एज अ लेमैन जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो कब जाएंगे? प्रॉब्लम में ही जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रमोशन मिलता जा रहा है और आप फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कि ऐसा प्रमोशन क्यों मिल रहा है। बिल्कुल। दिमाग में भी नहीं आएगा। जब आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तभी आप उधर जाएंगे। उधर जाएंगे तो उधर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको आधा ज्ञान है, और सामने वाले लोग ट्रस्ट करके आते हैं, तो वो जो बोल देते हैं वही वो मान लेते हैं कि अच्छा मेरा ऐसा है। तो 3 और 6 को वो इस तरीके से समझाते हैं कि 3 नंबर है देवताओं का गुरु, 6 नंबर है दैत्यों का गुरु, तो इनके आपस में हमेशा झगड़ा लगा रहेगा। जबकि एक्चुअल में है क्या, जैसे अभी मैंने आपको बताया, नंबर 3 देता है विजडम, गुरु है वो, विजडम देता है, और नंबर 6 देता है लग्जरी। मुझे आप ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दीजिए जिसे विजडम या लग्जरी नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको चाहिए विजडम? बिल्कुल चाहिए, सबको चाहिए। लग्जरी चाहिए आपको? सबको चाहिए। पर बिगड़ा हुआ विजडम और खराब लग्जरी वो नहीं चाहिए। यानी कि नंबर 3 आपकी कुंडली में बिगड़े हुए रूप में है तो वो नहीं चाहिए, या नंबर 6 बिगड़ा हुआ है तो वो नहीं चाहिए, चाहे नंबर 3 हो या ना हो। नंबर 6 हो या ना हो तो तब भी आपको खराब विजडम नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कुंडली में नंबर 3 और नंबर 6 पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं, जैसा दीपिका पादुकोण की कुंडली में है, पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी बढ़ती रहेगी। पर अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड है तो लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी। अब नेगेटिवली प्लेस्ड किसके पास है? ये नेगेटिवली प्लेस्ड है सोनू निगम, नेगेटिवली प्लेस्ड है सोनू सूद, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हनी सिंह के पास नेगेटिवली है प्लेस्ड, तो आपकी कुंडली बताएगी कि वो नंबर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। दोनों नंबर इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, साथ में है तो भी बहुत अच्छे हैं। इनका आपस में कोई भी ऐसा बैड नहीं है। लोगों ने बस मन का एक भ्रम डाल दिया है। ठीक है। कुछ एक कहानी सुना देते हैं, उसके बाद लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। ठीक है सर, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ही पॉपुलर हो गया है, तो क्या नाम का भी नंबर निकाला जा सकता है और उसका कुछ इंपॉर्टेंस है? उसको ठीक करके कुछ रेमेडी भी हो सकती है? तो मैं भी 2-3 एग्जांपल्स भी लेके देखेंगे, और लोग आपके पास आते भी होंगे कि मेरा ये नाम है, इसको करेक्ट कर दीजिए, और लोग मैंने सुना है कि लाखों चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ के। तो क्या ये चीज़ें सही चल रही हैं और इससे कुछ फ़ायदा होता है? देखिए, आपने ये बात सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। जी, ये सुना होगा। और जो नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं ना, वो इसी डायलॉग का यूज़ करते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है। और वो क्यों यूज़ करते हैं कि आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब हमें समुद्र पार करना था
तो हमें एक पुल बनाना था। तो हर कोई वहाँ पर चट्टान या शिला रखे जा रहा था और उससे हो नहीं रहा था कुछ भी, उनको रखना नहीं आ रहा था कुछ भी था। उसके बाद क्या हुआ कि नल और नील 2 वानर थे, वो जिस तरीके से शिला को रख रहे थे वो सही से सेट हो रही थी और लोग नहीं कर पा रहे थे। अब इसका जब पास से क्लोजली देखा गया तो वो क्या कर रहे थे, नल और नील, वो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी सीखा वो सारा डेडिकेट कर दिया कि हमने तो बस आपकी सेवा में लगा रखा है, हम आपके भक्त हैं। तो आउट ऑफ डेडिकेशन और अपनी भक्ति के कारण वो हर शिला पर राम नाम लिखकर डाल रहे थे और उसे लगा रहे थे। राम नाम लिखने से ये नहीं हो रहा था कि वो शिला नहीं डूबेगी, वो शिला को रख इस तरीके से रहे थे कि वो नहीं डूबेगी। वो बहुत अच्छे आप समझिए कि पुल निर्माता थे या उनको इस चीज़ का, इस विद्या का ज्ञान था। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों को ये विद्या सिखाई जो भी उनके पास आ रहे थे। पुल तो बन नहीं रहा था क्योंकि यही दोनों, अब ये दोनों कितना बनाएंगे। तो सब लोग इनके पास आए कि भाई हमें भी बता दो। तो उन्होंने सबको सिखाया। साथ में जब सब लोग बना रहे थे उन्होंने इस चीज़ को भी फॉलो कर लिया कि वो भी राम लिख रहे हैं, हम भी राम लिख लेते हैं। अब जो नेम न्यूमरोलॉजी वाले हैं ना, या जो कच्चा उपाय बेचते हैं, लालच बेचते हैं, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगर राम से बड़ा राम का नाम है तो जिसके भी नाम में राम होगा वो तो फिर आपको नॉर्मल इंसान नहीं मिलेगा, पर आपको राम नाम वाले छोटे से छोटा व्यक्ति भी मिलेगा जो कि रिक्शा चलाता होगा, और बड़े लेवल पर भी मिलेगा जो कि अच्छा पैसा कमाते होंगे। बिल्कुल। तो एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसा क्यों है? फिर तो सारे राम नाम वाले हो जाने चाहिए फिर। तो एक तो ये थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी है नेम करेक्शन क्या कोई इफ़ेक्ट डालता है आपके ऊपर? नेम करेक्शन सिर्फ एक प्लेसिबो है। ये पता नहीं आपके व्यूअर किस तरीके से इसको चेक करेंगे। नेम करेक्शन जस्ट एक प्लेसिबो है जो कि आपके माइंड को चैनलाइज करता है कि अब आपने ये नेम करेक्शन कर लिया, अब आपकी लाइफ में पैसा, सही हो जाएगा, प्यार, प्रॉपर्टी, व्यापार सब कुछ आएगा। तो अगर ऐसा है तो कुछ जो सेलिब्रिटी हैं उनको नेम करेक्शन का सक्सेस लेट क्यों मिला और कुछ को जल्दी क्यों मिला? ऋतिक रोशन जैसे इंडस्ट्री में आया, नेम करेक्शन का उसको मिल गया, मूवीज हिट हो गई, फिर गायब हो गई, मूवीज फ्लॉप हो गई। राजकुमार राव ने 2009-10 में अपना नाम राजकुमार यादव से राजकुमार विद $M राव कर लिया था। तो उनको सक्सेस 2014-13-14 में क्यों मिला, तभी क्यों नहीं मिला? तो अब यहाँ पर क्या फ़र्क है कि नेम करेक्शन करने वाला गलत है या ये हुआ? तो अगेन इस पर भी लोग खेल जाते हैं कि उनको नेम करेक्शन करना नहीं आया, जबकि नेम करेक्शन इज जस्ट लाइक ए प्लेसिबो। राइट। लोग लाखों रुपए ले रहे हैं क्योंकि आपको लालच भी तो है ना कि आपने नेम ये रखा तो आपका पैसा आएगा। फिर कई लोग बोलते हैं कि अगर आपके नाम में ये 2 वर्ड एक साथ हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो सिर्फ जो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है वो रिलेट करके पहुंच जाते हैं वहाँ पर। ठीक है। अक्षय कुमार सक्सेसफुल है, हाँ। आप भी अक्षय हैं, आप भी सक्सेसफुल हैं, और कई अक्षय ऐसे होंगे जो कि अभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। नहीं है, हाँ। तो ऐसा फिर सबका नाम अक्षय तो ऐसा क्यों है? फिर जब इनसे पूछे हैं आप तो बोलते हैं कि उनकी मेहनत कम है या उनकी दशाएं खराब है। तो जब मेहनत या दशा है तो फिर आप नाम का बोल ही क्यों रहे हो? तो फिर मत बोलो ना नाम का। और सबसे बड़ी बात कि चाइनीज न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन किया जाता है। चाइना में इंग्लिश से नफरत है और इंग्लिश भाषा में नेम करेक्शन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। राइट। सर, नंबर्स से रिलेटेड ही एक और जगह होती है जहाँ पे लोग न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, वो होती है वॉच न्यूमरोलॉजी। तो वॉच में भी नंबर्स हैं, तो क्या इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ? बिल्कुल है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारी वॉच है उसके अंदर हमें टाइम दिखाई देता है। राइट। जब हम कुंडली में दशाओं को देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दशाओं का बताया कि हर ग्रह की दशा आती है, तो दशाओं के 5 लेवल हैं। पहला लेवल है महादशा जो कि कुछ सालों तक रहती है। दूसरा लेवल है अंतरदशा जो कि कुछ एक साल तक रहती है, अंतरदशा बोलते हैं। फिर आता है प्रत्यंतर दशा जो कि कुछ महीनों तक रहती है। ठीक है। फिर आती है डेली दशा जो डेली चेंज होती है। फिर आती है आर्ली दशा जो हर घंटे में चेंज होती है। तो जब भी आपका समय चेंज होगा, 12 बजेंगे, 11 बजेंगे, 1 बजेगा, 2 बजेगा, तो आपका टाइम उस दिन की जो डिटेलिंग है, आपके सक्सेस या फेलियर है, आपकी प्रॉब्लम हम बता सकते हैं।
इसमें वॉच का क्या काम है? वॉच का काम है कि आप टाइम देखेंगे और दशाओं को बताएंगे, सिर्फ इतना काम है। वॉच न्यूमरोलॉजी से आपकी दशा चेंज हो जाएगी ऐसा नहीं है, आपकी दशाओं को देखने के लिए वॉच का यूज़ करना है। तो अगेन वॉच वाला, अभी आप वॉच का सुन रहे हैं जो कि थोड़े समय पहले से आई है। वॉच कब से आई है? अगर मैं आपसे पूछूं कितने साल हो गए वॉच को आए हुए? घड़ी बने हुए कितना टाइम हुआ है? 100-200 साल होंगे। 100-200 साल, हम पकड़ते हैं कि 300 साल हो गए, 500 साल हो गए। उससे पहले क्या होता था? समय कैसे देखते थे? अंदाजे से देखते थे कि अभी शाम हो गई, अभी सुबह हो गया, अभी ऐसा हो गया, ये सारी चीज़ें हम देखते थे। तो उससे पहले वाले लोग कैसे फिर सक्सेस को अचीव करते होंगे? क्या अगर वॉच न्यूमरोलॉजी, और जो लोग वॉच नहीं पहनते फिर वो क्या करें? तो ये अगेन वो प्लेसिबो है। आपको सक्सेस पाने के लिए कई लोग ना कुछ भी करने लग जाते हैं और अधजल गगरी छलकत जाए। कच्चा ज्ञान जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा आपको ना तेज आवाज़ में मिलेगा, छलकता हुआ मिलेगा, जोर जोर से बोलते हुए मिलेंगे। ठीक है सर, मैं आपसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जानना चाहता हूँ आपकी अपनी लाइफ के, जहाँ पे आपको लगा कि इन नंबर्स ने मेरी लाइफ को इस तरीके से इम्पैक्ट किया। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास गुरु का नंबर पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो मैं ज्ञान देना या टीचिंग ये प्रोफेशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। प्लस मेरे कुंडली में राहु का नंबर भी बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो मैं रिसर्च और रिस्क टेकिंग में बहुत ही अलग लेवल पर चला जाऊँगा। तो मैंने जो रिसर्च किया, रिस्क टेक किया कि हम नंबर्स के दशाओं को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, जिसके अभी सॉफ्टवेयर बन गए हैं। मैंने भी सॉफ्टवेयर बनाया था पर उसको मैंने तोड़ के और उसके फॉर्मूले को ही डिलीट कर दिया क्योंकि वो काम ही नहीं किया, क्योंकि वो करता नहीं है ना। तो नंबर 4 मेरा रिस्क टेकिंग को पावर को बढ़ाया। नंबर 8 मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो ये है। अब ये कई लोगों की लाइफ में ना बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया इस चीज़ का। जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, बड़े ही प्रिय क्लाइंट हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में उनका काम है। अब उनका काम है आंध्र प्रदेश में, जिनका है मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वो पैकेजिंग बनाते हैं और वो बहुत ही एथिकली अपने काम को करते हैं। ठीक है। उनकी लाइफ में दशाओं को हमने रीड करके उनको लिख के दे दिया कि ये दशाएं हैं, इस साल ये होगा, इस साल ये होगा, इस साल ये होगा, तो अब आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। और वो आए क्यों थे मेरे पास? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ एक इंसिडेंट ऐसे हो रहे थे जो उनको समझ में नहीं आ रहे थे कि हो क्या रहा है। तो उस समय पे उनकी चल रही थी राहु की दशा, भ्रम की स्थिति। अब भ्रम की स्थिति में अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो लॉस किसके थ्रू हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं। तो वो जो लॉस हो रहा था, जो उनके साथ भ्रम क्रिएट हो रहा था, जो धोखा हो रहा था, वो उनका एक प्रिय रिश्तेदार उनके साथ कर रहा था, जिसके ऊपर उनका आंख बंद करके ट्रस्ट था। तो हमने सिर्फ उनको इतना बोला कि आप इनके ऊपर एक वॉचफुल नज़र रखिए, जो क्लाइंट से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर एक वॉचफुल वो रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये किया। 1 साल में इनको पता चल गया कि अच्छा हाँ, मुझे जो 1.5 CR का लॉस हुआ है वो क्यों हुआ। तो उन्होंने अपने कंपनी में और भी लोगों के ऊपर अप्लाई किया, फिर छटनी की चीज़ों की, और फिर अभी वो एक बड़ा ही अच्छे से जो 1.5 CR का लॉस था उससे भी रिकवर कर गए हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जी रहे हैं। अब उनको ये पता चल गया कि कब प्रॉब्लम आएगा तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। अब फिर से उनके लाइफ में प्रॉब्लम वाला टाइम आया, मैंने उनको बोल दिया। अब हम दोनों बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अब ये प्रॉब्लम वाले टाइम में आपका पैसा तो जाएगा, अब इसको हम किस तरीके से प्लान करें। तो उन्होंने एक घर लिया, घर के रेनोवेशन में उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया। मैंने उनको बोल दिया था कि पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है फिर आपका। तो आप समझो, उन्होंने घर परचेज़ किया था एक अपार्टमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए का था। उसके रेनोवेशन पर वो 1.2 CR खर्च कर दिए, सिर्फ रेनोवेशन पर। तो इस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लमेटिक टाइम को कहीं ना कहीं यूज़फुल टाइम में चेंज कर दिया। ठीक है, समझ गया। सर, हमने एक न्यूमरोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। तो आपने शुरुआत में बताया कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री, तीनों चारों को आप कंबाइन करके भी लोगों को सजेस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। वास्तु पे अगर आप कुछ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे पाएँ कि कैसे वास्तु को सीखना भी स्टार्ट करें, क्योंकि वास्तु में भी बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं। और आजकल ज़्यादा पॉडकास्ट में लोग बता रहे हैं कि ये फील्ड चल रही है, ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये फील्ड ख़राब है। उसका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। देखिए, वास्तु जो होता है ये है, यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं
उस घर का कंडीशनिंग, उस घर का डिज़ाइनिंग कैसा होना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड वास्तु, जो कि पुराने समय में आर्किटेक्चरली बोला जाता था, अभी वास्तु। और जो पुरानी हमारी पिछले कुछ युगों में किताबें भी लिखी गई है तो वो भी यही था कि ये आर्किटेक्चर ही है, वास्तु नाम होता था, आर्किटेक्चर ही है जो अभी आप सीखते हैं। अब वास्तु के फील्ड में सबसे ज़्यादा भ्रम इसलिए है क्योंकि आपके घर बहुत महंगे हो गए हैं और हर कोई जब महंगी चीज़ लेता है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो ये वो चाहता है। सही बात है। और अगर ये पता चल गया कि भाई ये व्यक्ति हमारी प्रॉब्लम को चेक कर देगा, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आप किसी को फीस पे करते हैं ना कि ये 5,000 10,000 की हमारी गाड़ी को चेक कर दो कि क्या टेक्निकली सारी चीज़ें ठीक है। इसी तरीके से वास्तु हो गया, तो वही है। पर इसके अंदर वास्तु के अंदर भी ना लोग अधिकतर जो कर रहे हैं आजकल, आपने सुना होगा देवता वास्तु के बारे में सुना होगा, फिर अभी वो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, राजसिक, तामसिक और सात्विक वास्तु के बारे में सुना होगा, फिर वो ऑरा स्कैनर के बारे में सुना होगा, फिर वो जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में सुना होगा। जियोपैथिक स्ट्रेस अब कम हो गया है, अभी 5 साल पहले 7 साल पहले बहुत उफान मार रहा था, अब कम हो गया है। तो वास्तु करने का तरीका बहुत सरल और सिंपल है, पर लोग अधिकतर क्या कर रहे हैं, अभी देवता वास्तु बोलते तो हैं पर करते हैं आसुरिक वास्तु, असुर वाला वास्तु कर रहे हैं, क्योंकि देवता तो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही नहीं ना। क्या डिफरेंस होता है सर? देवता वास्तु और आसुर वास्तु में फ़र्क ये है कि आप देवता नाम अगर मैं आपको बोलूं तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे कि इंद्रदेव हो गए या वायुदेव हो गए जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। असुरिक वास्तु हो गया या असुर वो हो गए जो आपकी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में विघ्न डालेंगे। तो जब असुर विघ्न डालेंगे तो आप हाथ किसको जोड़ेंगे, उसी असुर को ही जोड़ेंगे ना कि भाई आप मत करिए ऐसा, ठीक करिए। तो अधिकतर लोग कर रहे हैं असुरिक वास्तु, ठीक है, बोलते हैं कि ये देवता वास्तु है, ठीक है, कि हम 45 देवता वास्तु कर रहे हैं, जबकि 45 देवता है ही नहीं, उसमें से कुछ असुर है, असुर का ट्रीटमेंट करते हैं ये। इसके बाद कई लोग बोलते हैं कि वो कर रहे हैं सात्विक वास्तु या राजसिक वास्तु, पर करते वो तामसिक वास्तु है, क्योंकि रजस और सतव के अंदर पैसा इतना नहीं आता। तो जो भी लोग आपको पॉडकास्ट पर बोलते हुए दिखाई देते हैं ना कि मैंने इतना फीस ले लिया, मैंने ऐसा कर लिया, वो सारे के सारे लोग तामसिक वास्तु कर रहे हैं और आसुरिक वास्तु कर रहे हैं, जिसका कि एक लेवल, एक टाइम के बाद उनको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और जो लोग उनसे सीखते हैं उनको ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि हम देवता वास्तु कर रहे हैं, असुर वास्तु। अब ये उनको समझ में कैसे आएगा, क्योंकि जो सिखा रहे हैं वो बताते नहीं। वो तो एग्जांपल दे दिया कि मैंने अपने क्लाइंट में ये पौधा लगाया, क्लाइंट के घर में, उसका घर जो है फल फूल गया, ये एग्जांपल देते हैं। तो लोगों को लगता है हम भी ऐसा कोई पौधा लगा लेंगे, पौधा लगाना सिखा दीजिए, कौन से देवता के पास कौन से कलर का पौधा लगाना है, ये सारी चीज़ें होती है। तो वास्तु अगेन बहुत सरल है, पर ये इन तामसिक लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्योंकि कलयुग है ये, और कलयुग में माया बहुत जल्दी से लोगों को अट्रैक्ट करेगी और फैलेगी, और ये लोग उस चीज़ को जान गए हैं, जो तामसिक लोग हैं और जो आसुरिक वास्तु करते हैं। काम कौन सा करेगा सर? वास्तु सरल रूप में अगर हम जाने तो आपके घर का रहन सहन सिंप्लीफाइड वे में, आपकी किचन अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो खाना बनाने वाली होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और आपके घर का जो टॉयलेट है वो अच्छा होना चाहिए। और अगर आप हमारे ट्रेडिशंस के ऊपर जो पुराने समय के हैं उस पर चलेंगे तो वो बेस्ट है। सबसे पहले क्या होता था, जब आज से पता नहीं, आप तो काफ़ी यंग है, मैं जब गांव जाता था दादी जी के पास आज से 25 साल 30 साल पहले, तो एक बरामदा होता था, आंगन, जिसके बीच में एक किचन होती थी। वो किचन ओपन किचन होती थी, लकड़ी से भी खाना बनता था या फिर कोई और उपले हो गए उससे खाना बनता था। उपले से खाना बनने का मतलब होता था जब वो उपले जलते हैं, गोबर के उपले, तो उससे एक जो धुआं निकलता है वो और भी जर्म्स को किल करता है, तो वो डबल फ़ायदे हो गए। तो खाना बनता था तो सारे लोग आंगन में आकर बैठकर या तो बात करते थे दादी जी से, वहाँ पर बातें होती थी, और फिर जब खाना बन गया तो वो गरम गरम परोसा जाता था, सब लोग मिलकर एक साथ खाते थे। ये है एक्चुअल वास्तु, कि आपकी किचन अच्छी होनी चाहिए, सब लोग किचन के पास आएँ, खाना बनाएं, खाने के बारे में बात हो, उसको साथ में मिल बैठ कर खाएँ। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब आप खाना अपने कमरों में लेकर चले जाते हैं। तो आपके घर की किचन चाहे ईस्ट में हो चाहे साउथ में हो, जब तक ये एस्पेक्ट ठीक नहीं होगा ना, तब तक आप उसको किधर भी ले जाएं वो ठीक नहीं हो सकता। तो आपको सबको साथ में बैठकर खाना खाना पड़ेगा। जो खाना बना रहा है उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसकी कद्र करनी पड़ेगी।
उसकी बात माननी पड़ेगी। तो इट इज़ मीन्स टू सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली। यस, कि फैमिली इकट्ठे बैठे और बॉन्डिंग बढ़े, उनकी रिलेशनशिप बेटर हो। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और किचन का आपने बता दिया, आपने बोला टॉयलेट का भी एक डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो उसका क्या डायरेक्शन होना चाहिए सही? टॉयलेट का जो डायरेक्शन है, अगर हम पुराने घरों में जाएं तो कोई टॉयलेट होता ही नहीं था। हाँ, घर के अंदर नहीं होता था। नहीं होता था। अब आपके कमरे के अंदर बड़े बड़े टॉयलेट हैं। हाँ। ना, टॉयलेट है तो ठीक है। अभी सिस्टम ऐसा आ गया कि आपने जो भी आपका ये जो सीवरेज सिस्टम हो गया या उसको डिस्पोजल सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो अभी तो आजकल आपका टॉयलेट किधर भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका नॉर्थ ईस्ट में हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो बड़े बड़े आके बैठकर बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में होगा तो कैंसर होगा ही होगा, उन बेवकूफ़ों को पता ही नहीं है कि इससे अब इतना अच्छा सिस्टम हो गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप जब होटल्स के अंदर जाते हैं उसके अंदर कितने टॉयलेट्स होते हैं? 100 कमरे, 100 टॉयलेट्स। 100 टॉयलेट हो गया। हाँ। उधर भी ईशान को नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है, कोई होगा। हाँ। हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पर कितने टॉयलेट्स होते हैं? वहाँ पर तो आजकल पर्सनल रूम्स बन रहे हैं ना हॉस्पिटल्स में, तो उधर भी टॉयलेट आते हैं। तो वहाँ पर तो जाके कैंसर ठीक हो रहा है, होटल्स में किसी को रहकर कैंसर हो नहीं रहा। तो ये बेकार में कुछ भी आके बोलना और लोगों को डराना ये क्यों है? यही तो है तामसिक वास्तु जो ये करते हैं। तो टॉयलेट कहीं पर भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका घर ओपन है और आप एक मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं तो आपका टॉयलेट अग्निकोण में होना चाहिए। सिंपल, बेस्ट है अग्निकोण। अग्निकोण या अग्नि से रिलेटेड जो हमारे जोन्स हैं वो साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में कहीं पर भी टॉयलेट आप कर लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन अगर आप मिडिल क्लास घर में हैं। अगर आप रिच क्लास हैं तो कहीं पर भी करिए। ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप कभी देखिए ना, कभी आप बड़े घरों में जाते हैं जिनके, अब मेरे क्लाइंट हैं उनके घर में 16 लाख रुपए का गीजर लगा हुआ है। तो आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड सोचिए कैसा होगा। उनके यहाँ पर तो पानी की एक बूंद ज़मीन पर नहीं मिलेगी। तो कहीं पर भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राइट। सर, एक नंबर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है हमारे पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स में भी, और लोगों का कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे या तो मैं बच के रहूं। तो पहले तो आप वो बता देना कि कौन से नंबर से हमें बच के रहना है। अगर मेरा नंबर 3 है, बेसिक नंबर 3 है, डेस्टिनी नंबर 8 है, तो मुझे कैसे बच के रहना है? तो कौन से ऐसे पेयर्स होते हैं जिनसे दूर, जो नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। अगर आप बिजनेस में हो उनके साथ पार्टनरशिप में, या फिर लाइफ में उनके साथ पार्टनरशिप में हो। और कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं या नंबर्स के पेयर्स हैं जो बहुत ही कंपैटिबल हैं? जैसे हमने ये समझ लिया था कि 3 और 6 का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। बिल्कुल। और आपने बताया भी कि नहीं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये दोनों ही बता दीजिए, कौन से नंबर से बच के रहना है, कौन से नंबर्स के साथ पार्टनरशिप करनी है? तो अब आते हैं 1 और 8। 1 और 8 वाले लोगों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि नंबर 1 है राजा, जिसको रूल करना अच्छा पसंद है। और ये हम डेस्टिनी की बात कर रहे हैं अभी कि डेस्टिनी 1 होगा, यानी कि भाग्य अंक, मूल अंक की बात नहीं कर रहे हैं। भाग्य अंक 1 हो गया तो 3 इज़ वेरी गुड, 5 इज़ वेरी गुड, 6 इज़ वेरी गुड और 8 इज़ एक्सीलेंट। ओके। 8 एक्सीलेंट क्यों है? क्योंकि नंबर 1 है राजा और नंबर 8 है कर्म करने वाला। तो जो राजा ऑर्डर करेगा, नंबर 8 वाला उसको फॉलो करता चला जाएगा, बहुत मेहनत कर देगा राजा की बात को प्रूव करने के लिए, उसको फ्रक्टिफाई कराने के लिए। और नंबर 1 है राजा, नंबर 9 है सिपाही, वो लड़ेगा आपके लिए। तो नंबर 1 एंड 9 आर ऑल्सो वेरी गुड। कौन सा नंबर नहीं है ठीक, ये थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 2 आर नॉट कंपेटिबल। क्यों कंपेटिबल नहीं है? क्योंकि नंबर 1 है वो है रूल करने वाला और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी चाहिए। नंबर 2 को पैम्परिंग चाहिए, नंबर 1 को पैम्परिंग नहीं करने आता है। तो नंबर 2 इज़ वेरी वेरी डेलिकेट, उसको इमोशनल सॉफ्टनेस चाहिए, वो नंबर 1 के पास नहीं है। तो राजा और रानी का आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं है। हम ये व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, पर अगर आपकी कुंडली में राजा और रानी एक साथ हैं, बेस्ट है वो। पर अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें कि आपका नंबर 1 अगर डेस्टिनी है तो नंबर 2 वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा रहेगा, वो एडवाइजेबल नहीं है। पर अगेन जो कंपेटिबिलिटी होती है ये डिपेंड करती है मोर ऑन योर कुंडली। कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो आपके लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा है, ये पूरी कुंडली से जज करना होता है। क्योंकि आजकल समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनकी इंटेंशन कुछ होती है, दिखाते कुछ और हैं। तो ये आपको कुंडली से जज करना आ जाएगा पूरी कुंडली बनाकर। तो जो व्यक्ति सबके लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा रहेगा। और हम कुंडली में देखते क्या है, 3 चीज़ों को हम देखते हैं, वेल्थ, पैसा किसके पास कितना है, और देखते हैं हम हेल्थ कैसी है उसकी, और देखते हैं कि उसका
नेचर कैसा है, इन 3 चीज़ों में ही सब कुछ कवर हो गया। जो अष्ट गुण मिलान है ना, 36 गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते, अगर वो 0 भी मिले तो भी चल जाएगा, अगर ये 3 पैरामीटर्स ठीक हैं तो ठीक है। और अगर वो 36 के 36 गुण मिलते हैं, ये इन 3 पैरामीटर में से कोई पैरामीटर अगर प्रॉब्लमेटिक है तो बड़ा मुश्किल है। ओके ओके। और किन लोगों से बच के रहना है सर, किन नंबर से बच के रहना है? कुंडली में अगर किसी भी व्यक्ति के, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, पर अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर कोई भी 2 नंबर 3 बार रिपीट हो रहे हैं, ओके, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर गुरु का नंबर ज़्यादा रिपीट होता है, बुध का नंबर ज़्यादा रिपीट होता है, मंगल का नंबर ज़्यादा रिपीट होता है जिसे मांगलिक दोष बोला जाता है, या फिर केतु का नंबर ज़्यादा रिपीट होता है, राहु का नंबर ज़्यादा रिपीट होता है। सिर्फ शनि के नंबर को छोड़कर और जितने भी नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर अगर आपकी कुंडली किसी और की कुंडली में ज़्यादा रिपीटेटिव है, उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें। वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो वो छलिया है या उसके साथ छल हुआ है। ओके। या तो वो खुद प्रॉब्लम में है या वो लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप लोग जो भी लोग देखते होंगे ना अपने अगल बगल वाले लोगों की कुंडली में, तो देखिएगा कि किसकी कुंडली में 3 या 3 से ज़्यादा बार कौन कौन से नंबर हैं। तो वो उस फील्ड ऑफ लाइफ में या तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या प्रॉब्लम के रिसीविंग एंड पर होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा बच करें, क्योंकि हम क्यों जानबूझकर प्रॉब्लमेटिक कुंडली में शादी करें। इसका कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में? इसका एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल अभी मैं रिसेंटली बताता हूँ आपको। हनी सिंह, हनी सिंह के पास नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है। सोनू सूद नंबर 3 भी और नंबर 7 भी, ये 3 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो जो वो दिखाते हैं वो एक्चुअल नहीं है। ओके। जो ये दिखाते हैं वो एक्चुअल नहीं है। और ये दोनों लोग आपके स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन को हिट करके आपको बरगलाएंगे। तो जो सोनू सूद हैं उन्होंने हेल्प की, बहुत अच्छी बात है हेल्प की, पर बाद में जो खबरें आई कि ऐसा कहीं से फंडिंग था, कुछ भी था, तो वो बातें सही है। और जो हनी सिंह है, इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई, जो इनकी मोरालिटी कई बार डाउन गई, अब उसको ये ठीक कर रहे हैं। अगर अब आप इनके पॉडकास्ट देखेंगे तो वो उसको अपनी पुरानी चीज़ों को ये रिफाइन करने में लगे हुए हैं। पर अगेन एज अ पार्टनर ही इज़ नॉट गुड। एज अ पार्टनर सोनू सूद इज़ नॉट गुड। दूर दूर से अच्छे हैं, बस बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छे नहीं है और लाइफ पार्टनर के लिए भी अच्छे नहीं है। लाइफ पार्टनर के लिए कौन अच्छा है? विवेक ओबराय इज़ वेरी गुड। सारे नंबर सिंगल हैं एंड हैविंग डेस्टिनी 8, दे आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर। ये किसी के लिए भी जान दे देंगे अपनी। ऐश्वर्या राय के साथ थी, तो जब पंगा हुआ था सलमान खान के अगेंस्ट खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, तो ब्लंटली खड़े हुए, पर कुछ और ही कहानी हो गई। तो इनको पता चला कि इनके साथ ही कुछ और छल हो गया। अब छल किसने किया? उनके पास कुछ नंबर मल्टीपल में है, तो ये हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी पहले न्यूमरोलॉजी की, बहुत ही बेसिक लेवल पे थी, आज जिस तरीके से आपने समझाया है, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में, लॉजिकल वे में, आई थिंक जितने भी लोग बिगिनर्स होंगे जो आज देख रहे होंगे, उनकी एक बेस लेवल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। और ऑफ कोर्स ये एक पूरी जर्नी है, आपको 25 साल लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आई थिंक जो लोगों का इंटरेस्ट बन गया होगा, एंड देन पीपल विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हियर ऑन। बिल्कुल। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सर। थैंक यू।